तो कहानी के स्टार्ट में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या मैं फेल हो गया। वो इंटरव्यूअर से पूछ रहा होता है पर क्यों, मैंने तो इंटरव्यू पास कर लिया था ना। इंटरव्यूअर बोलता है उससे मतलब नहीं है, किसी और को ये पोजीशन दे दिया गया है। और वो इंटरव्यूअर हंसते हुए बोलता है मुझे माफ करना। एमसी मन ही मन में गरियाते हुए इंटरव्यू रूम से बाहर निकल जाता है। तो बाहर 4 ऑफिस में काम करने वाले बंदे एमसी को देख के हंसते हुए बोल रहे होते हैं। पहला बंदा बोलता है बेवकूफ लड़का, सोच रहा था ये सिलेक्ट होगा। दूसरा बंदा बोलता है हो सकता है जॉब किसी ऐसे को दे दिया गया हो जिसका अच्छा कनेक्शन हो। तीसरा बंदा बोलता है इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी था। चौथा बंदा बोलता है ये कोई अमीर या पावरफुल बंदा नहीं है, इसका मतलब है कि इसको आसानी से बुली किया जा सकता है। एमसी ऑफिस के बाहर निकलते हुए बोलता है गजब बेइज्जती है, वो मुझे पहले ही बता सकता था जॉब नहीं देना था। तो एमसी ऑफिस के बिल्डिंग को देखता है जिसका नाम क्विनी कॉर्पोरेशन है। एमसी दांत पीसते हुए गुस्से में बोलता है ये साला बेईमान है, तुम जल्दी ही टूट जाओगे। तभी एमसी किसी से टकरा जाता है, गुस्से में तो था ही और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है अबे अंधा है क्या। सामने एक येलो बाल वाला लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं। येलो बाल वाला लड़का का नाम ली है। तो ली बोलता है अच्छा तो तू है। एमसी लड़की को देख के बोलता है लिली तुम। ली बोलता है लिली ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। लिली घबराते हुए बोलती है अब नहीं है, एक गरीब और पावरलेस आदमी से कौन प्यार करेगा। लिली ली से चिपकते हुए बोलती है ये तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और पैसे वाले हो। मैं तो तुम्हें जब देखती हूँ मुझे लगता है मेरे बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ गया। ली लिली के कमर को पकड़ के स्माइल करते हुए बोलता है तुम लालची लड़की, मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करूंगा। लिली बोलती है मुझे छेड़ना बंद करो। ये सब देख के तो एमसी के ऊपर बिजली गिर गया होता है और सोचने लगता है मुझे धोखा मिला है। ली एमसी को इशारा करते हुए बोलता है ओ मैंने बताना भूल गया था, मैंने तेरा जॉब ले लिया है। एमसी गुस्सा हो जाता है पूरा। फिर ली एमसी को चिढ़ाने के लिए गंदा सा मुंह बनाते हुए बोलता है मैंने सिर्फ तेरा जॉब नहीं तेरी बंदी को भी ले लिया है, पर तुम कर ही क्या सकते हो, हिम्मत है तो मारो मुझे। है हिम्मत, ये बोल ही रहा होता है तब तक एमसी एक घुसन उसको चिपका देता है और उसके मुंह से ब्लड आता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर एमसी उसके ऊपर आके उसको दे घुसन मारे जा रहा होता है और बोल रहा होता है भाड़ में जा साले, तू ही मुझसे पूछ रहा था ना, अब ले मेरा जवाब। लिली चिल्लाते हुए बोलती है एमसी क्या तुम पागल हो। एमसी मार मार के ली का पूरा सुझा दिया होता है। ली बोलता है लिली सिक्योरिटी को लेके आओ। लिली ऑफिस बिल्डिंग की तरफ भागती हुई जाती है और बोलती है एमसी रुको यार, ये देखो ये क्या होता है, मैं सिक्योरिटी को लेके आती हूँ, वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। एमसी ली को अभी भी लताड़े जा रहा होता है और बोलता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आज नहीं तो कल मैं अमीर हो ही जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। तभी एमसी को एक साउंड आता है क्या तुम सच में सब कुछ दे सकते हो अमीर बनने के लिए। एमसी शॉक्ड हो जाता है, घबराते हुए बोलता है बीसी ये किसका आवाज है, तुम कौन हो। फिर आवाज आता है मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, तुम्हें मुझे बताना होगा क्या तुम सच में सब कुछ दे सकते हो अमीर बनने के लिए। एमसी बोलता है बकचोदी बंद करो, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है। एमसी सोचता है ये क्या है। विंडो पे न्यूज लिखा होता है आज दोपहर 3:30 बजे मिस्टर टैंक दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर क्विनी कॉर्पोरेशन के, उन्होंने अपना व्हील अनाउंस किया है कि उनका जो 5% शेयर था वो एमसी को ट्रांसफर किया जाएगा और ये अनाउंस करने के बाद वो भगवान को प्यारे हो गए। क्विनी कॉर्पोरेशन वही है जिसमें एमसी इंटरव्यू देने आया था। ये देख के एमसी का पूरा शॉक हो जाता है, उसके मुंह से निकलता है क्या। तभी लिली सामने सिक्योरिटी को लेकर आने लगती है और एमसी की तरफ दिखाते हुए बोलती है इधर है, यही है वो जिसने मारा था। कुछ सिक्योरिटी वाले उधर अपना वाला बकचोदी काट रहे होते हैं बॉडी फ्लेक्स करके। एक सिक्योरिटी वाला आके एमसी को बोलता है तुम लापरवाह बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सिक्योरिटी वाला आके एमसी को घेर लेते हैं। पहला सिक्योरिटी वाला होता है बताओ क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूं या तुम्हारे पैर। दूसरा बोलता है ये कैसा होगा, इसको नंगा करके पेड़ पर टांग दे और इसको ठंडी हवा का आनंद लेने दे पूरे 1 महीने के लिए। कसम से बोलूं तो ये दूसरे वाला सिक्योरिटी का फैंटेसी सुन के मेरे को ठंडा लगने लगा था। चूतिया दिमाग कहाँ तक जाता है देखो तो। थर्ड वाला बोलता है इसको टट्टी खिलाओ, जिंदगी भर याद रखेगा। सॉरी सॉरी, मैंने दूसरे वाले को चूतिया बोला था, थर्ड वाला तो टट्टी खो रहा है। खैर आगे। एमसी घबराते हुए बोलता है रुको, मैं दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ यूनियन कॉर्पोरेशन का। ये सुन के ली हंसते हुए बोलता है तुम शेयर होल्डर हो तो मैं सीईओ हूँ इस कंपनी का। लिली भी हंसते हुए बोलता है क्या मस्त बात कहा तुमने। चूतिया सिक्योरिटी बोलता है मैं चेयरमैन हूँ। टट्टी का सिक्योरिटी बोलता है तो मैं डायरेक्टर हूँ। ली चिल्लाते हुए बोलता है इसको अच्छा सबक सिखाओ। एमसी सोच रहा था मुझे पता है ये भरोसे के लायक नहीं, ऐसा सिर्फ सपनों में ही होता है। एक सिक्योरिटी आगे बढ़ते हुए पंच करने जा रहा होता है एमसी को और बोलता है तुम बच्चे अगले जन्म में याद रखना अच्छा बच्चा बनने का। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है रुक जाओ। सिक्योरिटी वाला मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है। उसका हाथ कोई पकड़ा होता है, एक बॉडीगार्ड ने उसका हाथ पकड़ा होता है। एमसी सोच रहा होता है साला चल क्या रहा है यहाँ। बॉडीगार्ड एक पंच मारता है सिक्योरिटी वाले को तो उड़ता हुआ चला जाता है। बॉडीगार्ड बोलता है पहली फुर्सत में निकल। एमसी का मुंह खुला खुला रह जाता है और देखते हुए बोलता है ये कौन सा पावरफुल सुपर हीरो है। अचानक वहाँ 3 बॉडीगार्ड आ जाते हैं और एमसी को सलाम नमस्ते करने लगते हैं। एक और बंदा आता है और वो एमसी को सलाम नमस्ते करता है और बोलता है मैं आपका लॉयर हूँ, नाम है जॉली और मैंने एलएलबी किया है। नाम जो भी हो इसको आई डोंट गिव अ फक।
मैं तो जॉली ही बोलूंगा। तो जॉली बोलता है मिस्टर टैंग ने मुझे बोला था ये सारा शेयर्स को अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए, आप देख लीजिए। और जॉली एमसी को एग्रीमेंट पेपर दिखाने लगता है। एमसी तो पूरा ब्लैंक हो जाता है, बोलता है मन ही मन में मुझे घबराना नहीं है, एकदम कूल एक्ट करना है। ये सब देख के तो लिली ली और सिक्योरिटी वाले सारे बंदे का एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सबके मुंह से एक साथ निकलता है, ओ तेरी, इसको मतलब इसने जो बोला था वो सब सच था। एमसी एग्रीमेंट पेपर लेके उस पे साइन करने लगता है एकदम कूल एक्ट करते हुए, और पूछता है मुझे कितना मिलेगा इसको साइन करने के बाद। जॉली बोलता है कम से कम 100 मिलियन। एमसी बोलता है मैंने साइन कर दिया है, लो, और एग्रीमेंट पेपर जॉली को दे देता है। एमसी के माइंड में पार्टी पेपर फूटने लगते हैं। एमसी पूरा नाच रहा होता है मन ही मन में, और सोच रहा होता है इसका मतलब वो सब सच था, ये तो बहुत सही है, मजा आ गया। और फिर एमसी के शैडो में डेविल दिख रहा होता है और स्माइल करते हुए बोलता है तो वो कौन था जिसने मुझे बोला था कि मुझे लेसन सिखाएगा। सामने तीनों सिक्योरिटी वाले कांप रहे होते हैं और उनके ऊपर एमसी का डेविल शैडो दिखता है। फिर तीनों सिक्योरिटी वाले ली की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं इसने ही बोला था। ली वहां से दुम दबा के भाग जाती है। ली का तो हालत खराब हो जाता है, उसका पूरा पसीना आने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे और क्या बोले। तो बोलता है रुको। तब तक एमसी बोलता है इसको नंगा करो और पेड़ पे टांग दो। सिक्योरिटी वाला बोलता है आई आई कैप्टन, और वो ली के पास चले जाते हैं डेविल स्माइल करते हुए। ली बोलता है तुम क्या कर रहे हो। सिक्योरिटी वाले डेविल स्माइल करते हुए बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं गेस करो। ये बोल के वो दनादन धोने लगते हैं ली को, और बोले जा रहे थे मारो साले को, मारो साले को, मारो, नंगा कर दो साले को। वहां पूरा गर्दा सुताई चल रहा होता है ली का। फिर ली को दिखाया जाता है जो कि फ्रेम में टंगा होता है, और उसके ऊपर लाल जूतों का निशान होता है। उसके कपड़े फटे होते हैं और उसके पिछवाड़े पर जूते का निशान होता है। एमसी मन ही मन पूरा खुश हो गया होता है और सोचता है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी बिल्डिंग के अंदर से आ जाता है एमसी, मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने बोला था, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। ये वही इंटरव्यूअर होता है जिसने एमसी को फेल किया होता है। तो वो दौड़ते हुए आ रहा होता है और फिर बोलता है तुम कचड़े कहीं के, मैं तुम्हें कभी जॉब नहीं दूंगा। तभी सारे बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी वाले बंदे पीछे मुड़ते हैं और इंटरव्यूअर को घूर के देख रहे होते हैं। फिर वो सभी इंटरव्यूअर को घेर लेते हैं। इंटरव्यूअर तो फट के चौबारा हो जाता है। जॉली बोलता है तमीज से, ये जिसको तुम सामने देख रहे हो ये हमारी कंपनी के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। जॉली एमसी की तरफ दिखाते हुए बोलता है मुंह संभाल के बात करो इनसे। एमसी तो अपने नाक में उंगली करके खजाना खोज रहा होता है। इंटरव्यूअर को तो ये सुन के पूरा घबराते हुए पसीना आने लगता है। उसका सर से उसका विग भी उड़ जाता है और बोलता है एमसी सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है हमारी कंपनी में। एमसी जॉली से पूछता है मुझे लगता है कि मुझे हक होगा एम्प्लॉयज को निकालने का, है ना। जॉली बोलता है बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर जॉली इंटरव्यूअर की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है और बोलता है एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहे तो इसको अभी उठा के बाहर फेंक सकते हैं। फिर एमसी इंटरव्यूअर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तू बोरिया बिस्तर बांध यहाँ से और निकल ले पहली फुर्सत में। डिवर रोते हुए आके एमसी का पैर पकड़ लेता है और बोलता है एमसी प्लीज नहीं, मुझे माफ कर दो। एमसी एक बॉडीगार्ड को बुलाते हुए बोलता है तुम इधर आओ, और एमसी चुटकी बजाते हुए बोलता है इसको बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड हाँ बोल के आ जाता है और इंटरव्यूअर को एक जोरदार पंच मार के उड़ा देता है। बोलता है निकल पहली फुर्सत में। इंटरव्यूअर उड़ता हुआ जाके पहले वाला सिक्योरिटी जहाँ गिरा होता है वहीं पे गिरता है। एमसी अपना फ्लेक्स मार रहा होता है अपने बॉडीगार्ड्स के सामने। लिली उसको देख रही होती है और एमसी के पास जाके मगरमच्छ का आंसू निकालते हुए बोलती है एमसी मैं पागल हो गई थी अभी। ली वो सीढ़ी वाला है, भरोसेमंद नहीं है, वो तुम्हारे जितना अच्छा आदमी नहीं है, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं। ये बोल के वो एमसी का हाथ पकड़ लेती है। एमसी बोलता है तुमको साथ आना है। लिली एमसी का हाथ अपने गाल पे रखते हुए बोलती है मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। एमसी उसको लात मारता है और बोलता है माफ करना, मुझे तेरी जैसी सस्ती लड़की पसंद नहीं, निकल यहाँ से। लिली वहां से हवा में उड़ के जाने लगती है, कपड़ा और उसका सैंडल दोनों खुल जाता है। ली वहां पे आ जाता है और टूटा फूटा सा और बोलता है एमसी तुम ये मत सोचना कि तुम पैसे से कुछ भी कर सकते हो। एमसी बहुत गंदा सा शक्ल बनाते हुए बोलता है माफ करना, पर अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम सच में जो चाहो वो कर सकते हो। एमसी जॉली से पूछता है क्या तुमने पैसे ला दिया। एक बॉडीगार्ड ब्रीफकेस लेके आता है। जॉली बोलता है मुझे तो ये ब्रीफकेस। फिर जॉली ब्रीफकेस ओपन करता है, उसमें पैसे ही पैसे होते हैं। जॉली बोलता है मैं जानता हूँ कि आपको कुछ छोटी मोटी कैश की जरूरत पड़ सकती है, इसमें भी 1 मिलियन है। एमसी उस ब्रीफकेस से एक नोट की गड्डी को निकालता है और हवा में उछाल देता है। सारे गरीब सिक्योरिटी वाले बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होते हैं। एमसी ली की तरफ दिखाते हुए बोलता है सब जाओ और इसको कूट दो। ली का ये सुनते ही हालत खराब हो जाता है और उसके हर जगह से पसीने आने लगते हैं। एमसी फिर बोलता है तुम सभी को $100 मिलेंगे। सिक्योरिटी वाला ली को घेर लेते हुए बोलता है हे। ली बोलता है फिर से नहीं। फिर से वो सारे सिक्योरिटी वाले ली को तबीयत से बजाने लगते हैं। एमसी वहां से पैसे लुटाते हुए जाने लगता है जॉली और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। एमसी रोड पे आता है और वहाँ और लोग होते हैं और वो गाना गाते हुए सोचता है आज सबसे ज्यादा लग्जरियस आदमी हूँ इस स्ट्रीट पे मैं। तभी एमसी के कान में एक डिंग डोंग नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में बताया जाता है पहला काम पूरा हुआ और फिजूल खर्ची सब सिस्टम को ऑफिशियली एक्टिवेट किया जाता है। एमसी को अपना स्टेटस विंडो दिखता है, उसमें एमसी का ग्रेड 1 रहता है, स्ट्रेंथ 10 रहता है, एजिलिटी 10 रहता है, रिएक्शन 10 रहता है और डिफेंस 9 रहता है।
एमसी ये देख के खुश हो जाता है और बोलता है वाह ये सिस्टम मस्त है। सिस्टम बोलता है मुझे नाम दो। एमसी बोलता है तुम्हारा नाम जारवस होगा। जारवस नहीं दिया गया था नाम, बट मैं उसे जारवस बोल रहा हूँ। सो जारवस बोलता है कंफर्म्ड। फिर एमसी को उसका टास्क दिखाता है। टास्क होता है पैसा लुटाना। एमसी को 100 मिलियन 48 घंटे में उड़ाना होगा। रिवार्ड होगा 250 पॉइंट्स और साथ में एट्रीब्यूट +1 होगा। टास्क फेल होने पे एमसी के दोनों अंडे निकाल लिए जाएंगे। एमसी अपना औजार छुपाते हुए बोलता है क्या 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 तुम इतने निर्दयी और खूनी बन सकते हो कैसे। चार्ल्स बोलता है मास्टर प्लीज इस टास्क को कंप्लीट करिए। एमसी सोचता है कोई और रास्ता नहीं है तो ठीक है, मैं भी फिजूल खर्च करने वालों की तरह ही एक्ट करूंगा। एमसी जॉली को देखता है और कुछ सोचता है और बोलता है तुम अच्छे आदमी हो, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो। जॉली को पसीना आने लगता है और वो बोलता है एमसी मेरे पास कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब है। एमसी अपने फोन निकालते हुए हाथों से उसको रुकने के लिए इशारा करते हुए बोलता है तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर दो मुझे। जॉली घबराते हुए बोलता है आप मुझे गलत समझ लिए। फिर एमसी अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे रुकने बोलता है और अपने फोन में टकाटक टकाटक टाइप करने लगता है। तभी जॉली के फोन में नोटिफिकेशन आता है और वो अपने फोन निकाल के देखने लगता है। उसको पसीना छूट जाता है। एमसी बोलता है 1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है मैंने, क्या तुम्हें अभी भी डाउट है। जॉली अभी भी अपने फोन में ही देख रहा होता है और बोलता है 1 1 1 मिलियन, ये सच में 1 मिलियन है। पूरे जोश के साथ जॉली चिल्लाते हुए बोलता है बॉस आपका ऑर्डर क्या है बताइए मुझे। आपके लिए तो मैं ब्लेड्स के पहाड़ पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, तेल में तलने के लिए तैयार हूँ, अपना देने के अलावा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एमसी बोलता है पहले जाओ और शेयर के ट्रांसफर एग्रीमेंट को साइन करो। जॉली सैल्यूट करते हुए बोलता है ठीक है बॉस, और वहां से फ्लैश के स्पीड से लड़कियों के कपड़े उड़ाते हुए चला जाता है। एमसी उसको देख के सोचता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया। फिर एमसी कार शॉप के बारे में सोचता है चलो कार ही खरीद लिया जाए, इतने सारे पैसे हैं। वो बोलता है तो लिस्ट पर अगले है मुझे कार लेना है। एमसी कार शॉप के बाहर आ जाता है और अंदर घुसता है। उसके अंदर आ जाते ही 4 लड़कियां उसके पास आ जाती है। एक बोलती है मैं बेस्ट सेल्स पर्सन हूँ इस स्टोर में, और वो चाय लेके आती है। दूसरी बंदी बोलती है मुझे कार्स के परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता है। तीसरी बोलती है मैं आपको बहुत अच्छे प्राइस में कार दे सकती हूँ। चौथी तो पूरी अलग लेवल है, ये तो अपने संतरे का साइज बता रही होती है और बोल रही होती है मुझे चुनो मुझे चुनो। एमसी सोचता है हे भगवान ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, और कुछ बोलने ही जा रहा होता है तभी चारों लड़कियां एमसी के कपड़ों पे ध्यान से देखती है और सोचती है सस्ता शर्ट सस्ता पैंट और सस्ता जूता। फिर गंदा सा फेस बना लेती है, जल्दी से घूम के एमसी के पास से जाने लगती है। एक बोलती है एक और गरीब आदमी आ गया तुम लोग ये देख लो। दूसरी बोलती है मैं नहीं चाहती, इसको देख के लगता है कि ये कार भी नहीं खरीद सकता। तीसरी बोलती है मेरा मेहनत खराब हो गया इस चाय को बनाने में। इन चारों को छोड़ के एक और सेल्स पर्सन पीछे में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। एमसी गुस्से में दांत पीसते हुए सोचता है तुम लोग को बाद में पक्का पछतावा होगा। जो सेल्स पर्सन पीछे खड़ी होती है वो आती है और एमसी से पूछती है मिस्टर कोई ऐसी कार है जो आपको चाहिए। एमसी बोलता है मुझे सबसे महंगी कार चाहिए। वो सेल्स पर्सन बोलते हैं मिस्टर मेरे साथ आइए प्लीज। उधर पीछे में वो पहली वाली सेल्स पर्सन हंस रही होती है और बोलते हुए कि अमीर होने का अच्छा एक्टिंग कर लेता है ये तो। सेल्स पर्सन एमसी को कार दिखाती है रोल्स रॉयस फैंटम। सेल्स पर्सन बोलती है सर इस रोल्स रॉयस फैंटम का प्राइस 6.2 मिलियन है। एमसी कार को सारे साइड से घूम घूम के देख रहा होता है और बोलता है बहुत सही है बहुत हैंडसम है, मेरे स्टाइल को मैच करता है। सेल्स पर्सन बोलते हैं चाहिए अंदर बैठ के देखिए। एमसी जैसे ही कार के गेट को खोलने जाता है तभी कोई पीछे से चिल्लाता है रुको। एमसी अचानक चिल्लाने पर डर जाता है और सेल्स पर्सन बोलती है मैनेजर। मैनेजर वहां आ जाती है और उसके साथ एक मोटा बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। मैनेजर बोलते हैं मिस्टर कृपया करके इस कार को अपने हाथ से मत टच करिए अगर आप पे नहीं कर सकते हो। एमसी गुस्से में सोचता है मत टच करो, तुम मुझे नीचा दिखा रही। मैनेजर चिल्लाते हुए बोलती है सू तुमको ऐसे गेस्ट को कार दिखाने की क्या जरूरत है। सू बोलती है मैनेजर ये सही नहीं है। उधर एमसी का पारा और ज्यादा गर्म हो गया होता है। मोटे के साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है ये गरीब बच्चा कहाँ से आ गया, ये इतना अंधा है कि इसको ये भी नहीं दिख रहा कि ये इस कार की एक व्हील भी नहीं खरीद सकता। मोटा हंसते हुए बोलता है लड़के जो पीछे की साइड खिलौने की दुकान है वो तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। एमसी ये सब सुन के गुस्से में तमतमा गया होता है। तभी मैनेजर एमसी के फेस पर जोरदार धक्का देते हुए बोलती है तुम निकलो यहाँ से, और फिर मोटे और उसकी गर्लफ्रेंड को रोल्स रॉयस दिखाने लगती है। मोटे की गर्लफ्रेंड रोल्स रॉयस देख के बोलती है वाह ये कार तो ऑसम है। फिर अपने संतरे को मोटे के हाथ पे चिपका के बोलती है डार्लिंग मुझे ये कार बहुत पसंद है, मुझे मेरे लिए ले दो ये बोल के वो अपने संतरे और ज्यादा चिपका देती है। लड़की मोटा संतरे देख रहा होता है, फिर अपने कार्ड निकालता है और बोलता है ये कितने की है, मैं इसे खरीद लूंगा। मैनेजर बहुत खुशी खुशी बोलती है 6.2 मिलियन। कुछ देर के लिए मोटा एकदम शांत हो जाता है और प्राइस सुन के, फिर उसके हाथ से कार्ड छूट जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है 6.2 मिलियन। फिर वो जल्दी से शांत हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख के सोचता है 6.2 मिलियन 2 रात के सोने के लिए। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तुम सपना देख रही हो,
मोटे की गर्लफ्रेंड बोलती है डार्लिंग ये जो है मुझे चाहिए। मैनेजर बोलती है आओ मुझे अपना कार्ड दो। मोटा पसीना पसीना हो जाता है। मोटा एक ओल्ड मॉडल कार की तरफ दिखाते हुए बोलता है डार्लिंग मुझे लगता है ये अच्छी है, मुझे लगता है ये तुम पे सूट भी करेगी। मोटे की गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए लड़ने लगती है और बोलती है तुम मुझे समझ के क्या रखे हो। मोटा बोलता है गिफ्ट को ऐसे मत देखो, गिफ्ट तो गिफ्ट है। मैनेजर बोलती है सर आपने बोला था आप खरीद लोगे। एमसी आ जाता है। मोटा और मैनेजर दोनों को धक्का देते हुए बोलते हैं तुम लोग साइड हटो, और अपने पॉकेट से गोल्ड कार्ड निकालता है और सू को देते हुए बोलता है मैं इस कार को खरीद लूंगा। ये देख के मोटा, उसकी गर्लफ्रेंड और मैनेजर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। सू कार्ड स्कैन करते हुए बोलती है ठीक है आपका टोटल हुआ 6.2 मिलियन, ये हमारा ऑनर है आपको सर्व करने का सर। एमसी बोलता है इसको 7 मिलियन कर दो। सू बोलती है क्या। एमसी बोलता है बचा वो 8 लाख तुम्हारे लिए टिप है बिना किसी पासवर्ड के। सू खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही ना। मैनेजर बोलती है ये कोई भी दिखावा कर सकता है, मैं बेट लगाती हूँ तुम्हारे कार्ड में 700 भी नहीं होगा। मोटा बोलता है आजकल के लौंडे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तभी मशीन से आ जाता है पेमेंट सक्सेसफुल रहा। ये सुन के तो मैनेजर, मोटा और उसकी गर्लफ्रेंड तीनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी एमसी मन ही मन में सोच रहा होता है और बोलता है मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, पोर्स, ऑडी सारे ब्रांड्स की एक एक कार मुझे सबसे एक्सपेंसिव वाली चाहिए। सू खुश होते हुए बोलते हैं ठीक है। एमसी सारी कार्स के पास कूद कूद के जाके देख रहा होता है और बोलता है ये कार का कलर अच्छा है, ये चाहिए, ये कार लेटेस्ट है मुझे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सारे एक्सपेंसिव कार को देख के बोल रहा होता है ये चाहिए। और फिर एमसी सू को बोलता है अरे हाँ तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है, थैंक यू। एक कार चुन लो अपने लिए, मैं पे करूंगा। ये सुन के मैनेजर, मोटा और उसकी गर्लफ्रेंड सबके मुंह से खून आ जाता है और वो सब सोच रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसे पैसे लुटा रहा है जैसे मूवी में दिखाते हैं। सू बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। एमसी बोलता है लक तो अच्छे दिल वालों के लिए होता है और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम इसके लायक हो। मोटा वहां से निकलने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और बोलता है धत तेरी की, चलो यहाँ से चलते हैं डियर। उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी पीछे एमसी को देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दांत पीसते हुए मुड़ती है और मोटे के अंडों पे एक लात दे मारती है। मोटे का अंडा टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है जब तुम इतने गरीब हो कि ये कार नहीं खरीद सकते, इतना आकड़ किस बात का दिखाते हो भीख मंगे कहीं के। फिर वो मोटा वहीं बड़ा सा पड़ा होता है और बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसकी गर्लफ्रेंड एमसी के पास जाके अपने संतरे दिखाते हुए बोलती है हैंडसम क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, मैं आज रात के लिए तुम्हारी रहूंगी। एमसी एक लात मारता है मोटी गर्लफ्रेंड को और उड़ा देता है और बोलता है निकल यहाँ से। मैनेजर ये सब देख के पसीना पसीना होने लगती है और सोच रही होती है मुझे अपनी जिंदगी के लिए यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं है। और वो धीरे धीरे खसकने लगती है। एमसी आ जाता है उसके सामने और बोलता है आप कहाँ चले मैडम, आइए इधर आइए, आपको पता है मेरा स्पेशलिटी क्या है। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं ना ग्रजेस बहुत लंबे समय तक याद रखता हूँ। मैनेजर बोलती है तुम करना क्या चाहते हो। एमसी सू से बोलता है जाओ जाके अपने स्टोर मैनेजर को लेके आओ। सू ठीक है बोल के और स्टोर मैनेजर को बुलाने चली जाती है। स्टोर मैनेजर आता है और एमसी से बोलता है सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एमसी बोलता है कुछ स्पेशल नहीं करना तुमको, इस मैनेजर को फायर कर दो। मैनेजर चिल्लाते हुए बोलती है मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से फायर कर सकते हो। स्टोर मैनेजर बोलता है सर ये सही नहीं है। एमसी बोलता है तुम चाहते हो कि मैं पूरे स्टोर को खरीद लूं और तुम्हें फायर कर दूं, या तुम अभी इसे फायर करोगे, तुम खुद डिसाइड कर लो। ये सुन के चारों सेल्स पर्सन जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं हे भगवान ये तो पूरे स्टोर खरीदने की बात कर रहा है, इससे तो कम से कम कुछ बिलियन डॉलर लगेगा, ऐसे कैसे कोई इतना पैसा उड़ा सकता है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। एमसी ये सुन के मन ही मन में सोच रहा होता है तुम लोगों को क्या पता, मुझे तो फोर्स किया जा रहा है पैसे उड़ाने के लिए। स्टोर मैनेजर तो डर गया होता है और बोलने ही जा रहा होता है कुछ, तब तक सू उसके पास टोकते हुए उसको कान में जाके बोलती है ये क्विनियो कॉर्पोरेशन के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। स्टोर मैनेजर शॉक हो जाता है और चिल्ला देता है क्या, और फिर पूरे जोश में बोलता है सर आप निश्चिंत रहे, मैं इसे अभी के अभी फायर कर रहा हूँ। एमसी बोलता है यूं ही ना अच्छी बात। उधर मैनेजर घबरा जाती है। स्टोर मैनेजर उसके पास जाके बोलता है अभी के अभी निकल यहाँ से। मैनेजर बोलती है तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। स्टोर मैनेजर उसके एक लात मारते हुए उसको निकालता है बाहर, बोलता है तुम कुछ नहीं हो चल निकल। मैनेजर उठते ही जाके मोटी गर्लफ्रेंड जहाँ गिरी होती है वहीं जाके गिरती है। स्टोर मैनेजर हाथ झाड़ते हुए बोलता है सच में जब मुंह खोलती है तेरे मुंह से टट्टी ही निकलता है। स्टोर मैनेजर एमसी को देख रहा होता है, उसकी आंखों में पूरी चमक होती है और बोलता है सर, और फिर झुक जाता है और बोलता है सर आपको कोई ऑर्डर है तो बताएं मैं अभी पूरे किए देता हूँ। एमसी अपने गोल्ड कार्ड निकालता है और सोच रहा होता है उफ मेरे पास अभी भी 70 मिलियन से ज्यादा पड़ा हुआ है, कैसे मैं इससे सारे पैसे को खर्च करूंगा। फिर एमसी अपने कार में बैठ जाता है और बोलता है मैं अभी पहले रोल्स रॉयस लेके जा रहा हूँ, बाकी मैं अभी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। स्टोर मैनेजर और सू बोलते हैं अच्छे से ड्राइव करिएगा, थैंक यू आने के लिए। एमसी हाथ दिखाते हुए निकल जाता है पूरे स्पीड के साथ, कार चला रहा होता है रोड पे और गहरी से सांस छोड़ते हुए सोच रहा होता है अभी भी 70 मिलियन खर्च करना बाकी है, गुस्सा आ रहा है मुझे। वहीं रोड पे लोग एमसी के कार को देख के पिक्चर ले रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वाह बहुत महंगी कार है। एमसी सोच रहा होता है मैं तो लूट जाऊंगा अगर मैं पूरे पैसे खर्च नहीं कर पाया तो। तभी एमसी अपने फोन निकालता है और बोलता है अरे हाँ मैं अपने भाइयों को कॉल कर लेता हूँ हेल्प करने के लिए। एमसी कॉल लगा देता है और बोलता है भाइयों चलो सोंगियों होटल चलते हैं मजे करने के लिए। उधर से आवाज आता है क्या पागल वागल हो गया है क्या, तुझे सबसे एक्सपेंसिव होटल ही नहीं मिला सिटी का,
तू पागल हो गया है, किससे मजाक कर रहा है, काहे मजाक कर रहा है। एमसी कार का स्पीड बढ़ाते हुए स्ट्रीट पे एक लड़की को किसकट उड़ाते हुए निकल जाता है। बकचोदी बंद कर तुम लोग और पहुंचो जल्दी से। नेक्स्ट टाइम दिखता है एमसी एक ब्यूटीफुल होटल के बाहर खड़ा होता है। बाहर बहुत सुंदर सा फाउंटेन होता है। एमसी अंदर आ जाता है, ऊपर का झूमर देख के बोलता है वाह, तो ये है सोंगियन होटल, ये तो बहुत झकास है। एमसी अपने दोस्तों को खोज रहा होता है और सोच रहा होता है इस साले अभी तक नहीं आए। तभी एमसी को पीछे से आवाज आता है, मैंने तुम्हें पहले ही सॉरी बोल दिया है ना, तो तुम ये क्या कर रहे हो। वो एमसी के दोस्त रहते हैं जिनसे एक बंदा लड़ाई कर रहा होता है। वो बंदा एमसी के दोस्तों को बोल रहा होता है ये डिजाइनर शूज था जिसका दाम 2 लाख है। मैंने तो तुम्हें पहले ही दया दिखाते हुए बस 10,000 मांगा है। एमसी के दोस्त चिल्लाते हुए बोलते हैं मैंने तो बस गलती से तुम्हारे शूज पे पैर रख दिया था और तुम 10,000 मांग रहे हो उसके लिए, मतलब कुछ भी। शूज वाला बंदा एमसी के दोस्त को धक्का मारते हुए बोलता है चुप हो जा और मेरे पैसे मुझे दे दे। एमसी का फ्रेंड गिरता होता है, तभी उसके किसी के हाथ का सपोर्ट मिलता है पीछे से और वो मुड़ के बोलता है भाई तुम। उसको बचाने वाला कोई और नहीं एमसी होता है। एमसी पूछता है तुम ठीक तो हो। वो बोलता है भाई ये आदमी, तब तक एमसी उसको पीछे करते हुए खुद आगे बढ़ जाता है और बोलता है कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। और एमसी शूज वाले बंदे के शूज के ऊपर पैसा फेंकते हुए बोलता है बस 10,000 ले उठा ले इसे। तभी एमसी का दूसरा दोस्त बोलता है भाई तुम पागल हो, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और एमसी स्माइल करते हुए बोलता है मेरे पास पैसे हैं जलाने के लिए और ये मेरे पैसे जलाने की मशीन है। शूज वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और एक होटल स्टाफ को बोलता है तुम्हारा होटल दिन पर दिन बेकार होते जा रहा है, तुम कैसे इसके जैसे बंदे को अंदर आने देते हो। होटल स्टाफ बोलता है माफ करें मैं इन्हें अभी बाहर कर देता हूँ। एमसी गुस्सा वाला लुक देते हुए बोलता है मैंने तो अभी अपने भाइयों की बेइज्जती का बदला भी नहीं लिया है। ये सोचते हुए होटल स्टाफ को उठा के पीछे फेंक देता है और बोलता है हट सामने से। और फिर पैसे शूज वाले बंदे के ऊपर फेंकते हुए बोलता है एक बार पैर रखने का 10,000 ना भाई, मेरे पास 2 लाख है साले, पे पैर रख जितना तेरा मन करे। उसका पहला दोस्त पूरा एक्साइटेड होते हुए बोलता है ठीक है और आगे बढ़ जाता है। शूज वाला बंदा के पास जाके खड़े होकर क्रीपी से स्माइल देता है। ये देख के तो शूज वाले बंदे का डर के मारे पसीना आने लगता है और फिर पूरे स्पीड के साथ दनादन उसके जूते पे पैर मारे जा रहा होता है और बोल रहा होता है ले साले, फिर रखा और उसके पाँव पे मारे जा रहा होता है। शूज वाला बंदा चिल्ला रहा होता है लग रहा है बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर एमसी का दोस्त रुकता है और शूज वाले बंदे का शूज पूरा फट गया होता है, पैर फिसल गया होता है पूरा। फिर वो बंदा नीचे बैठ के अपने पैर पकड़ के रोने लगता है। एमसी और पैसा फेंकते हुए बोलता है ये तेरे इलाज के लिए, और हाँ याद रखना आगे कभी किसी दूसरे को ब्लैकमेल मत करना फ्यूचर में। एमसी अपने दोस्तों को बोलता है चलो निकलते हैं। तभी शूज वाला बंदा चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है वहीं रुक जाओ, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। एमसी अपने नाक में खजाना खोजते हुए बोलता है कौन, जूते बेचने वाले हो। वो बंदा बोलता है मैं माँ ज्वेलरी का मालिक हूँ, तुम गरीबों को तो मैं पैसे में डुबा के ही मार डालूंगा। तभी पीछे से कुछ बंदे बातें करने लगते हैं ये तो माँ फेंग है, इसका परिवार तो इस सिटी में आधे ज्वेलरी स्टोर्स को ऑन करता है। मैं तो ये सुना है कि इसके घर में जो टॉयलेट है वो भी गोल्ड का बना हुआ है, ये तो बहुत अमीर है। माफिया एक सोच रहा होता है मेरे सामने अमीर बनने की दिखावा कर रहा है, तुम बस एक मेंढक हो जो फ्राइंग पैन में कूद गया है। एमसी मन में सोच रहा होता है चलो देखते हैं कौन असली पैसे उड़ाने वाला है यहाँ पे। एमसी एक होटल स्टाफ को बुलाता है और अपना गोल्ड कार्ड निकालते हुए बोलता है अभी की लड़ाई बहुत ज्यादा बेकार थी, मुझे 1982 सीएच लॉ विद रोथस्चाइल्ड की 3 बोतल ला दो मुंह धोने के लिए। और ये नाम सुन के मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ तो मैंने प्राइस देखने गया था। सो इसका प्राइस मैंने देखा तो 43,780 प्राइस है इंडियन रुपीज में। तो मैं शॉक्ड हो गया पूरा देख के। चलो स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो वेट्रेस आती है बोतल लेकर, बोलती है सर आपका वाइन आ गया है। माफिया हंसता है और अपने कार्ड निकालते हुए बोलता है मुझे अपने सारे के सारे सबसे बेस्ट माउते स्पिरिट्स दे दो। फिर माफिया एक सोफे पे बैठ जाता है और एक टब में माउते स्पिरिट रखवा के अपने पैर को उसमें रख देता है और बोलता है बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। जो बंदा उसके टब में भर रहा होता है वो सोचता है क्या पागल आदमी है यार ये। माफिया फिर एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम गरीब आदमी को समझ नहीं आएगा। एमसी होटल स्टाफ की तरफ मुड़ के बोलता है मुझे तुम्हारे सारे कोबी बीफ और वेलिगर कैवियर चाहिए, मुझे अपने कुत्तों को खिलाना है। होटल स्टाफ बोलता है समझ गया सर। ये सुन के तो मार्क फैंग का मुंह से खून निकल जाता है और वो कुत्ता होटल स्टाफ की तरफ जाके एक चीज पे इशारा करते हुए बोलता है ये कितने का है। होटल स्टाफ कैलकुलेट करते हुए बताता है ये टॉप रेड कोरल है, इसका वर्थ 3 लाख है। वहां पे एक रेड कोरल को उठाता है और नीचे पटक के तोड़ देता है और बोलता है मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा। स्टाफ के हाथ से कैलकुलेटर छूट जाता है और आके बाहर आ जाती है देख के। एमसी कहाँ शांत बैठने वाला था तो वो अब उठता है और एक चीज की तरफ दिखाते हुए पूछता है ये कितने का है। होटल स्टाफ उसको बता रहा होता है ये टॉप जेड अनएर्थिड है 3 से, इसका वर्थ 5 लाख है। ये बोल ही रहा होता है तब तक एमसी जेड को धक्का देके तोड़ देता है और बोलता है ये रहा तुम्हारा 6 लाख। होटल स्टाफ का आग पूरे के पूरे बाहर रहता है। माफिया चिल्लाते हुए बोलता है लड़के चल देखते हैं आखिर तक कौन खड़ा रहता है। एमसी बोलता है ठीक है चल देखते हैं। उसके बाद दोनों एक के बाद एक एंटीक आइटम्स उस होटल के तोड़े जा रहे होते हैं। माफिया जितने का तोड़ रहा होता है उससे हर बार एमसी उसका ज्यादा का तोड़ रहा होता है। एमसी के दोस्तों को ये सब देख के पसीना आने लगता है। वो बातें कर रहे होते हैं ये साला ड्रग्स लेके आया लगता है। दूसरा वाला बोलता है मुझे भी यही लग रहा है। तभी पीछे से किसी के कराहने का आवाज आता है, दोनों रुक जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा चचा लेटे हुए होते हैं, हाथों में एक बोर्ड लेके जिसपे लिखा होता है प्रोफेशनल झूठा 20% ऑफ हर हेल्प पे। और प्राइस लिखा होता है 8,88,888 रुपीज और 88 पैसे। तो चचा बोलते हैं आउच मैं गिर गया, क्या मेरी कोई मदद करेगा।
अगर कोई हिम्मत करेगा मेरी मदद करने का तो मैं पुलिस को बोलूँगा कि तुमने मुझे धक्का दिया और तुमसे अच्छे खासा पैसा लूट लूँगा। चचा बहुत चालू है, सिचुएशन के हिसाब से अपना बिज़नेस भी खोल लिया। तो वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है, "चचा मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा।" और वो चचा के पास जाके उनको गोद में उठा लेता है और प्राउडली स्माइल कर रहा होता है। बाकी लोग वहाँ जो खड़े होते हैं वो ये सब देख के बोल रहे होते हैं, "ये सच में बहुत ज़्यादा अमीर है।" माफिंग एमसी के पास जाके बोलता है, "मैं रोज़ कम से कम इनके जैसे 10 चचाओं की मदद करता हूँ। तू कैसे मेरे आगे लग सकता है? तू कुछ नहीं है।" एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, "तू बड़ा भोला है रे।" ये बोल के एमसी अपना फ़ोन निकाल लेता है। फ़ोन निकालने के बाद डेविलिश स्माइल देते हुए बोलता है, "क्या तुझे भरोसा होगा कि मेरे एक फ़ोन कॉल से तेरी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है?" और वो एक कॉल कर लेता है। अगले ही मिनट माफिंग का फ़ोन रिंग होता है और माफिंग कॉल रिसीव करता है। अभी हेलो ही बोल रहा होता है, तब तक फ़ोन के दूसरे साइड से एक बंदा रोते हुए बोलता है, "बॉस हमारा कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है।" माफिंग बोलता है, "क्या तुमको क्या लग रहा है? तुम ये सब क्या बोल रहे हो भाई? मज़ाक मत कर ऐसे, हार्ट अटैक हो जाएगा।" फ़ोन वाला बंदा बोलता है, "मैं मज़ाक नहीं कर रहा, हमारे शेयर प्राइस को कोई मैनिपुलेट कर रहा है। आपने किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है क्या?" माफिंग बोलता है, "चुप हो जा, इतना किसका हिम्मत है जो हमारी कंपनी को अगेंस्ट ऐसे कर सकता है?" फ़ोन वाला बंदा बोलता है, "सर अगर आपने सच में किसी को ऑफेंड कर दिया है तो जल्दी से जल्दी माफ़ी माँग लो।" माफिंग डर के मारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, एमसी स्माइल कर रहा होता है। माफिंग पूरा पसीना-पसीना हो जाता है डर के मारे और सोचता है, क्या ये सब इसका किया जा रहा है? उधर होटल स्टाफ माफिंग का कार्ड स्वाइप कर रहे होते हैं, वो हो नहीं रहा होता है। तो होटल स्टाफ चिल्लाते हुए बोलते हैं, "ये इसका है।" होटल स्टाफ आ जाते हैं, माफिंग को घेर लेते हैं और बोलते हैं, "बॉस माँ आपका क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप जो चीज़ें अभी तोड़े हैं उसका पूरा प्राइस 10 मिलियन से ज़्यादा है।" चचा अब अपना रंग दिखाते हुए माफिंग का पैंट खींचते हुए बोलता है, "तू भिखारी पहले तो मेरे से टकराया और भागने के चक्कर में है।" चचा के हाथ में माफिंग का पैंट रह जाता है और माफिंग भागने लगता है और बोलता है, मैं कंपनी वापस जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ वहाँ से। तक माफिंग को होटल स्टाफ रोक लेते हैं, बोलते हुए, "रुक जा यहीं, क्या हमारे सामान तोड़ने के बाद भागना थोड़ा भी अनफेयर नहीं है?" माफिंग को सारे होटल स्टाफ घेर लेते हैं, वो घबराते हुए बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो? मैं अभी उसका पूरा बात भी कंप्लीट नहीं होता तब तक सारे होटल स्टाफ उसको मारने लगते हैं, मुक्कों से टेबल उठा उठा के मारे जा रहे होते हैं। मार खाने के बाद माफिंग नीचे पड़ा होता है, पूरा मुंह सूजा होता है, सर पे टिकोला निकल गया होता है। एमसी उसके पास जाके पूछता है, "अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी चाहते हो मेरे से कम्पीट करना?" माफिंग रोते हुए उठता है और एमसी का पैर पकड़ के बोलता है, "मैं गलत था, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।" एमसी बोलता है, "मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूँगा, लेकिन जैसा तुमने मेरे भाइयों को 10,000 पे करने बोला था, तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मुझे 10 मिलियन दो।" माफिंग बोलता है, "10 मिलियन? लेकिन लेकिन मेरा कार्ड तो फ्रोज़न है।" एमसी बोलता है, "कोई बात नहीं, चेक बनाओ 10 मिलियन का।" माफिंग जल्दी-जल्दी चेक निकाल के लिखने लगता है और एमसी को दे देता है और बोलता है, "आपका 10 मिलियन है सर।" एमसी खुश होते हुए चेक लेते हुए बोलता है, "ही ही ही, मुझे 10 मिलियन मिल गया फ्री में।" माफिंग चापलूसी करते हुए पूछता है, "तो मेरी कंपनी का क्या होगा सर?" एमसी फोन को कान में लगाते हुए बोलता है, "ठीक है, तुम रोक सकते हो स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करना।" जारवस बोलता है, "कोई दिक्कत नहीं है, अभी लो।" एमसी सोचता है, बहुत अकेला अकेला फील होता है इनविजिबल होना। साले क्यों नहीं इनविजिबल फील होगा, तू साले ओपी सिस्टम तो मिल गया तेरे को आगे। तभी माफिंग का फोन बजता है, वो फट से कॉल रिसीव करते हुए और पूछता है, "हेलो, अभी सब कैसा चल रहा है?" उधर से रिप्लाई आता है, "बॉस हमारी कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर से नॉर्मल हो गया है।" माफिंग चिल्लाते हुए बोलता है, "सच में? सच्ची ना?" सब उसको भरोसा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर वो जल्दी से एमसी के सामने झुकते हुए थैंक यू बोलने लगता है। एमसी बोलता है, "हो गया तेरा? अब लुढ़कते हुए निकल जाए यहाँ से।" माफिंग लुढ़कते हुए निकलने लगता है वहां से और लुढ़कते हुए जाके दीवार में टकरा जाता है। एमसी अपने दोस्त को बुलाता है, बोलता है, "देखो इस चूतिए को।" एमसी का दोस्त जो कि छोटा भीम वाला जग्गू बंदर जैसा दिखता है, वो बोलता है, "एमसी अब से तुम मेरे आइडियल हो। अब मैं ना इसे जग्गू ही बोलूंगा, इस मानवा में नाम ही नहीं बताते साले कैरेक्टर्स का।" तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हमें तो स्टोरी से मतलब है और वो सही है, आई प्रॉमिस। तो आगे जग्गू एमसी के ऊपर कूदते हुए बोलता है, "मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ।" एमसी बोलता है, "हट जा साले बंदर, ये बहुत घिनौना लग रहा है।" एमसी अपने दूसरे वाले दोस्त से पूछता है, "क्या हुआ, तो इतना चुपचाप क्यों है?" उसका दूसरा दोस्त दांत पीसते हुए कुछ मन में सोच रहा होता है और पता नहीं कहाँ से रोज का बुके लेके आ जाता है और स्माइल कर देते हुए बोलता है, "एमसी मैंने सोच लिया है, मैं ना तेरे लिए गे बन जाऊंगा।" एमसी तो ये सुन के पूरा ब्लैंक हो जाता है, फिर अपना दोनों दोस्त को कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, "ऐसा कभी सोचना भी मत।" और तीनों पार्टी करने आ जाते हैं। अंदर म्यूजिक चल रहा होता है, कुछ सिंगर्स गाने बजा रहे होते हैं और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है और ठूस ठूस के खा रहा होता है। इसे इसे ये देख के मेरे को भी भूख लग गया। चलो खैर, भूखा ही से ही वीडियो कंप्लीट करना है मुझे। और हाँ, मेरे को ना एमसी से बिल्कुल जलन नहीं होता, थोड़ा भी नहीं, ना ना, बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। खैर वीडियो में आ गया था, एमसी और उसका दोस्त खाना और
और मेरे को ललचाने के बाद डांस करने आ जाते हैं। कमीना एमसी डकार मार रहा होता है। पार्टी हो जाने के बाद एमसी अपने होटल रूम में आ जाता है और फ्रेश होने के बाद बोलता है अब अच्छा लग रहा है, और बेड पे कूद जाता है और आज सोचता है आज मैंने 20 मिलियन करीब होटल में खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी ये 50 मिलियन बाकी है। ये कितना इजी पीजी टास्क है, बिल्कुल एक केक के पीस को खाने जितना। जारवास अचानक से आ जाता है और बोलता है तू बड़ा भोला है रे, तुझे कुछ पता ही नहीं। एमसी जारवास को अचानक से आने की वजह से घबराते हुए बोलता है भूत 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 आ गया। जारवास बोलता है मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, जारवास हूँ। एमसी बोलता है तो तुम इतनी रात को भूत होने का नाटक क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से अभी मेरा आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया होता। जारवास बोलता है तू तू जा भाई, मैं इतना भी बोर नहीं हूँ कि भूत बनने का नाटक करूँ। मैं यहाँ से तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें मुझे 40 पॉइंट देने होंगे और रोज का इंटरेस्ट 1 पॉइंट है पर डे का, उससे भी जल्दी से जल्दी पे करो। एमसी बोलता है ये कब हुआ। जारवास बताने लगता है 2 पॉइंट गोल्ड कार्ड का, 15 पॉइंट स्टॉक को मैनिपुलेट करने का और 15 पॉइंट स्टॉक मैनिपुलेशन कैंसिल करने का। ये सब सुन के एमसी को तो लग रहा होता है कि उसके ऊपर कोई बहुत भारी पत्थर रख दिया हो, और वो जल्दी से कूद के चिल्लाते हुए बोलता है होली शिट, मेरा जिंदगी अंधेरा लगने लगा है मुझे। फिर एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक करता है, वो शांत हो जाता है और जारवास से पूछता है वो सब हटाओ, ये बताओ ये पॉइंट से होता क्या है। जारवास बोलता है तुम्हें ये भी नहीं पता उससे होता क्या है और तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे। एमसी बोलता है चुप कर जा, तूने मुझे बताया पहले कि ऐसे क्या होता है। जारवास बोलता है सिस्टम के पॉइंट के साथ तुम चाहो तो तुम सुपर सैयन भी बन सकते हो। एमसी एक्साइटमेंट के साथ बोलता है ये तो बहुत कूल है, तो और कैसे मैं और पॉइंट ले सकता हूँ टास्क को कंप्लीट करने के अलावा। जारवास बोलता है जब भी तुम 1 लाख स्पेंड करते हो तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलता है। एमसी की आंखों के सामने चमक आ जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है तो क्या आज मैंने बहुत सारा पॉइंट्स कमाया है। जारवास बोलता है नहीं रे चोमू, तुमको अपना कमाए हुए पैसों से खर्चना होगा, उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। एमसी के शक्ल पे 12 बज जाता है और वो बोलता है इसका मतलब मैंने जितने भी पैसे आज खर्चे हैं मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिला उसका। यार बोलता है बिल्कुल सही पकड़ा तूने, वो सब हटाओ, जल्दी से जल्दी पॉइंट को पे करो। एमसी का मुंह पूरा उतर गया होता है और वो बोलता है रुको जारवस, क्या होगा अगर मैं पॉइंट पे नहीं कर पाया तो। जारवस रुकता है और इविल स्माइल कर देते हुए बोलता है ये तो एक सीक्रेट है, और ये बोलते के साथ वो गायब हो जाता है। एमसी वहीं पर बैठे का बैठा रह जाता है। नेक्स्ट डे के सीन दिखाया जाता है हमें, कुछ लोग एक जगह देख के बातें कर रहे होते हैं, अरे भाई ये कितना अमीर आदमी है, कहाँ से आ गया। एक बोलता है इतने सारे बॉडीगार्ड्स। एक लड़की बोलती है क्या ये कोई सेलिब्रिटी है। हमें दिखाया जाता है ये सारे लोग एमसी को ही देख रहे होते हैं। एमसी के पास अब पहले से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होते हैं। एमसी घबराते हुए सोच रहा होता है उस कमीने जारवस की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मुझे तो ये भी नहीं पता पॉइंट्स का पे करने का डेडलाइन क्या है। अगर मैं टाइम पे नहीं कर पाया तो मेरे साथ कुछ बहुत खराब होने वाला है, मुझे ये पता है। एमसी अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलता है तुम लोग मैंने जो कार ली है वो चलाओगे, और एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए बोलता है तुम मुझे फॉलो करेंगे, मुझे एडवर्टाइजमेंट कंपनी जाना है। वो बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है बॉस। एमसी मन में फिर से सोचने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी टास्क को कंप्लीट करके पॉइंट्स पे करने चाहिए, इस बार मैं बहुत बड़ा सीन क्रिएट करूंगा। देख सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखता है। वहाँ एमसी का खरीदा हुआ पूरा कार्स लगा हुआ होता है और सारे लोग कार को ही देख रहे होते हैं बिना पलके झपकाए और बातें कर रहे होते हैं भाई साहब कितना फैंसी कार्स है, इतना अमीर आदमी हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। एमसी के बॉडीगार्ड्स कार से उतरते हैं और रेड कारपेट लेके आते हैं और उसको एमसी के कार के डोर के सामने फैला देते हैं। फिर एक बॉडीगार्ड एमसी के कार के डोर को ओपन करता है। एमसी बड़े स्टाइल के साथ उतरता है और अपने बॉडीगार्ड के साथ रेड कारपेट पे चलने लगता है। सारे बॉडीगार्ड झुक के एमसी को ग्रीट करते हैं। एमसी अपना अलग स्वैग में खड़ा होता है। सारे बच्चे पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। एक बोलता है ये तो एमसी है ना, हमारे स्कूल का लौंडा। होली शिट, क्या ये अमीर बच्चा है। एक लड़की बोलती है एमसी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ लोग बोल रहे होते हैं एमसी मुझको अपना चमचा बना लो, चलो दोस्त बन जाते हैं। दो लड़कियां तो आके एमसी के दोनों पैर पकड़ के बैठ गई होती है। एमसी हाथ हिला के हेलो दोस्तों कर रहा होता है। एमसी के बॉडीगार्ड एक फैंसी चेयर लेके आते हैं और बैठने के लिए बोलते हैं। एमसी पूरे स्टाइल में जाके बैठा हुआ होता है और वो दो लड़कियां अभी भी उसके पैर में ही पड़ी होती है। वो बोल रही होती है बेब मुझे फिर से प्यार करो। एमसी हंसते हुए अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड समझ जाता है और दोनों लड़कियों को उठा के ले जा रहा होता है। वो लड़कियां बोल रही होती है मास्टर मुझे खुद से दूर मत करो। एमसी एक माइक लेके आता है और बोलता है माइक टेस्टिंग, हेलो आवाज आ रही है। अच्छा तो मैं यहाँ कुछ अनाउंस करने आया हूँ। भीड़ में ही कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है क्या बात है, क्या इसने स्कूल खरीद लिया है। दूसरा बोलता है कहीं ये पैसे बांटने तो नहीं आया है ना। एमसी अपने एक बॉडीगार्ड को बोलता है शुरू करो। बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है सर। फिर वो वॉकी टॉकी पे चिल्लाते हुए बोलता है सारे यूनिट सावधान हो जाओ और स्टार्ट करो। उस बॉडीगार्ड के चिल्लाने की वजह से सारे बच्चों का डर के मारे पसीना आने लगता है। तभी जोर जोर से आवाज आने लगता है। वो सारे आवाज की तरफ जहाँ से आ रहा था बच्चे उधर देख रहे होते हैं। उधर तो देखो उधर तो देखो बोल रहे होते हैं। सामने से दो हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिसपे एड्स लगा होता है, मेड की जरूरत है जिसे बहुत अच्छा पे करा जाएगा। एमसी
ने हेलीकॉप्टर पे ऐड कराया होता है और बहुत सारे बिलबोर्ड्स और बैनर्स पे सेम एड्स लगा हुआ होता है जिसपे एमसी का पिक्चर भी होता है साथ में। भीड़ में ही कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, अच्छा खासा पेमेंट करेगा ऐसा बोल रहा है ये। यार ये तो पूरा पागल बंदा है, एक मेड को काम पे रखने के लिए कौन इतने पैसे उड़ाता है। जिसे भी नौकरी पे रखेगा वो तो हाई क्लास में आ जाएगी। एमसी सुट्टा चला रहा होता है पैसे में आग लगा के और धुआं छोड़ते हुए जले हुए पैसे को फेंकते हुए बोलता है ऐसा मत सोचना कि ये आसान जॉब होगा, मुझे बस एक ही मेड चाहिए और हाँ उसे 24/7 अवेलेबल होना होगा मेरे लिए। मुझे बस सबसे खूबसूरत लड़की ही चाहिए। उधर कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। पहली बोलती है क्या, मुझे लग रहा है कि ये बस कोई लवर खोज रहा है। दूसरी वाला ये मुंह फुला के बोलती है क्या गवार है ये। ब्लू बाल वाली एक लड़की होती है, वो बोलती है मैं आसानी से पटने वाली लड़की नहीं हूँ। फिर ये लड़कियां शांत हो जाती हैं और एक दूसरे को देखते हुए सोचती हैं किसी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, नहीं मैं एक प्योर लड़की होने का नाटक नहीं कर सकती। फिर पहली वाली लड़की फट से आती है और बोलती है बॉस मेरा साइज ना 36D है, मुझे चूज करो। ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है मैं 72 स्टंट्स कर सकती हूँ हैंडसम गाय, मुझे चुनो। दूसरी वाली लड़की बोलती है मेरा जीप बहुत अच्छा है, मुझे चुनो। ये बोल के वो अपना जीप दिखा रही होती है। एमसी बोलता है धक्का मुक्की नहीं, मैं तुम सबके इंटरव्यू एक एक करके लूंगा, चलो कृपया करके आगे आओ। पहला इंटरव्यू कौन है। एक लड़की का पैरों को दिखाया जाता है जो कि कैट वॉक करके आ रही होती है। धीरे धीरे उस लड़के का नीचे से ऊपर का फिगर दिखाया जाता है। उधर भीड़ वाले लौंडे बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता वाओ ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह। एक बोलता है से मत चुनो, हमारा क्या होगा। ये वही ब्लू वाल वाली लड़की होती है, तो वो अपना बाल पीछे करते हुए बोलती है हैंडसम गाय और शर्माने लगती है। बोलती है मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ और एमसी को एक फ्लाइंग किस दे देती है। फ्लाइंग किस एक दिल के शेप में उड़ता हुआ एमसी की तरफ जा रहा होता है। एमसी अपने हाथ में एक क्रॉस बना हुआ डंडा रखा होता है, उससे फ्लाइंग किस वाले दिल को जोर से मारता है। वो दिल उड़ता हुआ लड़की के सर पे जाके टकराता है और दिल टूट जाता है। एमसी बोलता है माफ करना तुम क्वालिफाइड नहीं हो इसके लिए। वो लड़की चौंकते हुए बोलती है मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा फेस इतना प्रीटी है और मेरी बॉडी इतनी कमाल की है, फिर तुम क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। एमसी सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो इधर उधर मुंह मारे। उधर पीछे से कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, ये तो पूरी रात नाइट बार्स में ही अपना टाइम गुजारती है, अगर मैं भी इसकी जगह होता तो इसे नहीं चुनता, इसका स्कैंडल ऑनलाइन पूरा वायरल हो रखा है, गेट लॉस्ट हो जाता जल्दी से यहाँ से। वो लड़की भागते हुए जाने लगती है। एमसी मन में सोचता है मैंने बहुत सारा वीडियो देख रखा है तेरे जैसी को समझने के लिए। एमसी हाथ से इशारा करते हुए बोलता है अगला आओ। एक लड़की आती है और अपने मुंह से आग निकालते हुए बोलती है बॉस मैं ना अपने मुंह से आग निकाल सकती हूँ। एमसी रिजेक्ट करते हुए बोलता है जल्दी जाओ और कैप्टन अमेरिका की हेल्प करो दुनिया बचाने के लिए। अगली लड़की आती है और पोएट्री सुनाते हुए बोलती है मैं ना पोएट्री सुना सकती हूँ। एमसी रिजेक्ट करते हुए बोलता है बच्चों को घर वापस जाना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो। एक आंटी आती है और आवाज देते हुए बोलती है मैं ना कचरा चुनने का काम करती हूँ। एमसी रिजेक्ट करते हुए गंदा सा मुंह बनाते हुए बोलता है आंटी जी ये कचरा चुनने का जगह नहीं, आप गलत आ गई। कोई आता है और इन तीनों को पीछे फेंक देता है और बोलता है निकल जाओ तुम तीनों गंदे दिखने वाले आंखों में चुभने वाले लोग यहाँ से। और वो आके पोज देने लगती है, लगता है पता नहीं ये है क्या। जो भी हो वो बोलता है मैं तो पैदा ही पापा की परी और इतनी प्रीति हुई थी बॉस, मुझे चुनो। पापा की परी और प्रीति का तो पता नहीं, पापा की पाड़ी पक्का लग रही यार ये। तभी एमसी गुस्से में रिजेक्ट वाला जो साइन डंडा रखा होता है उसे फेंक के उसके मुंह में मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है भाग जा यहाँ से, तू दोबारा कभी शक्ल मत दिखेगा मेरे को। फिर एमसी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है यहाँ कोई नॉर्मल कैंडिडेट भी है क्या। एक लड़की आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी। एमसी अपना सर उठा के देखता है। वो लड़की पूछती है क्या आप अभी भी हायर कर रहे हैं। एमसी तो लड़की को देख के एकदम शांत हो गया होता है। क्यूट सी लड़की उसके सामने खड़े होकर शर्मा रही होती है। उधर दो बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहला बोलता है ये तो स्कूल की ब्यूटी इतोंग है ना, क्या ये भी यहाँ जॉब के लिए आई है। दूसरा बंदा उदास होते हुए बोलता है अफसोस की बात है वो भी पैसों के लालच से नहीं बच पाई। एमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने ख्यालों में खोया होता है और बोल रहा होता है कितनी प्यारी है यार ये। वो लड़की फिर बोलती है एक्सक्यूज मी। एमसी जोश में आकर बोलता है हाँ हम हायर कर रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बताती है मेरा नाम यीतोंग है, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। एमसी चिल्लाते बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम हायर्ड हो गई हो। यीतोंग घबराते हुए बोलती है क्या मैं सच में। और सर नीचे झुकाते हुए पूछती है फिर मुझे कितना पैसा मिलेगा। उधर नीचे ये सब सुन के कुछ बंदे बातें कर रहे होते हैं। पहला बोलता है तो उसने सच में ये सब कुछ पैसों के लिए किया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। दूसरा बंदा रोते हुए बोलता है और मेरी गॉडेस से गंवार अमीर आदमी छीन लिया। तीसरा बंदा रोते हुए बोलता है यीतोंग तुम बहुत गिरी हुई हो। एमसी अपने मन में कैलकुलेट करते हुए सोच रहा होता है और बोलता है अच्छा पेमेंट तो जैसा कि ये मेड का काम है तो पैसे उतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी के लिए 2 लाख पर मंथ, 3 टाइम का खाना और घर भी मिलेगा रहने के लिए, और हाँ मैं तुम्हें एक BMW भी दूंगा, ये कैसा रहेगा। उधर पूरा भीड़ एक साथ चिल्ला देता है क्या। ये तो भी पूरी शॉक्ड हो जाती है। एमसी घबराते हुए पूछता है क्या ये काफी नहीं है। पूरा भीड़ कूद पड़ता है एमसी के ऊपर। कोई बोल रहा होता है मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे ले चलो अपने साथ। एक बोलता है मुझे अपनी सेवा करने दो। एक बोल रहा होता है हालांकि मैं मेड नहीं बन सकता पर तुम जो चाहो मैं वो बन जाऊंगा। एमसी फट से ईतों का हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो चलते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे भीड़ आ रही होती है। एमसी कार के पास ईतों को से बोलता है जल्दी से कार के अंदर जाओ। ईतों यस करके जल्दी से बैठ जाती है। कार स्टार्ट होता है और वो लोग जाने लगते हैं। पीछे जो लोग आ रहे होते हैं वो बोलते हैं
हमारे लिए रुको, ऐसा मत करो। एमसी वहां से चले जाने के बाद एक लंबी सी सांस छोड़ता है और बोलता है ये साले कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे। ईतोंग एमसी से बोलती है तुम्हारा हाथ है। एमसी उसकी तरफ देखता है, फिर उसका ध्यान जाता है कि उसने अभी भी ईतोंग का हाथ पकड़ रखा है। वो झटके से अपना हाथ खींचते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझ के नहीं करा था, प्रॉमिस। ईतोंग बोलती है कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता है। एमसी शर्माते हुए मन में सोचता है उसका छोटा छोटा हाथ कितना स्मूथ है, अगर हम फ्यूचर में साथ हुए तो। और इमेजिन करते हुए सोचने लगता है कि ईतोंग उसके बेड पे और बोल रही है यंग मास्टर मैंने ऑलरेडी आपका बेड गर्म कर दिया, आपको सोना है क्या। सोच के और इमेजिन करके एमसी टर्की खुद में ही हंस रहा होता है। ईतोंग एमसी को देख रही होती है और स्माइल करते हुए सोचती है ये कोई बुरा आदमी नहीं लग रहा मुझे। मुझे लगा था ये कोई परवर्ट होगा क्योंकि उसने एक मेड को काम पे रखने के लिए इतना बड़ा सीन क्रिएट किया था, लेकिन आखिर में वो मेरा हाथ पकड़ने से ही आसानी से शर्मा गया। यहाँ तक कि उसने मुझे ज्यादा पेमेंट देने की बात भी बोली है। अब मेरे पापा के ट्रीटमेंट का फी भी हो जाएगा। तभी अचानक से एमसी चिल्लाता है अरे जा नहीं। ईतोंग भी शॉक्ड हो जाती है। एमसी घबराते हुए बोलता है मैं मेड ढूंढने के बारे में सोचता रहा लेकिन विला खरीदना भूल गया। ईतोंग ब्लैंक हो जाती है सुनकर और सोचती है ये परवर्ट नहीं, ये महामूर्ख है। सीन शिफ्ट होता है और एमसी सेल्स सेंटर के सामने खड़ा होता है और ईतोंग से बोलता है हम आ गए, चलो विला देखते हैं। फिर एमसी बॉडीगार्ड से अपने बोलता है जियावी को छोड़ के सब यहीं रुको, जियावी तुम मुझे फॉलो करो। एमसी सेल्स सेंटर में एंटर करता है। रिसेप्शनिस्ट आके ग्रीट कर रही होती है और बोल रही होती है क्या आप दोनों अपने शादी के लिए विला खरीदने आए हैं। एमसी और ईतंग दोनों शर्मा जाते हैं। एमसी बोलता है हमारा शादी नहीं है, मैं यहाँ बस एक विला खरीदने आया हूँ। फिर एमसी मन में सोचता है अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता। फिर रिसेप्शनिस्ट मैप में विला दिखाते हुए बोलती है ठीक है मिस्टर, आप यहाँ आए और देख लीजिए। ये वो घर है जो कि अभी तक अवेलेबल है खरीदने के लिए। इसका प्राइस 20 मिलियन है, इस वाले का 23 मिलियन है और इधर वाला जो है आप देख पा रहे हो इसका 26 मिलियन है। ईथिंग प्राइस सुन के सोचती है 20 मिलियन बहुत ज्यादा महंगा है ये तो। एमसी बोलता है जितना महंगा हो उतना अच्छा है, फिर तो मैं इसे खरीद लूंगा। ईथिंग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। तभी पीछे से आवाज आता है रुको। एमसी सोचने लगता है नहीं, फिर से नहीं। एक लड़का आया होता है, उसके साथ में एक लड़की भी होती है। वो पूछता है लड़की से हनी तुम्हें ये विला पसंद है। लड़की बोलती है हाँ मुझे ये पसंद है, तुम जो भी मेरे लिए खरीदो मैं उसे पसंद कैसे नहीं करूंगी। लड़का आता है और बोलता है अच्छा है मुझे ये चाहिए। पीछे से एमसी चिल्ला रहा होता है रुको मैंने वो विला पहले देख रखा था। वो लड़का एमसी के मुंह पे कार्ड फेंकते हुए बोलता है ये लो 5 लाख और दफा हो जाओ। एमसी गिर रहा होता है। ईतम उसको रोकते हुए बोलते हैं ध्यान से, क्या हुआ, तुम ठीक हो, हम दूसरा घर देख लेते हैं। वो लड़का एमसी के पास आके उसको धक्का देते हुए साइड कर देता है और बोलता है वाह ये लड़की बहुत सही है। ईतम के पास आने के बाद वो पिक्चर ले रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है उसके चारों तरफ और बोल रहा होता है पतली कमर और बड़े संतरे ये बहुत सही है। और वो ईतम से बोलता है मेरी बन जाओ, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो लाइफ में। फिर वो बंदा जिस लड़की के साथ आया होता है उसके पास जाके हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ हाँ, लड़कियों को सिर्फ बैड बॉयज से प्यार होता है। वो लड़की शर्माते हुए बोलती है आई हेट यू मास्टर खान, आप तो प्ले बॉय हो। एमसी मन में बोलता है जारवस मुझे इसकी कुंडली चाहिए। जारवस से इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए बोलता है ये इन्फॉर्मेशन का कॉस्ट 10 पॉइंट है। इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है नाम हान वेन, इकलौता बेटा हान क्विनी का जो कि क्यूनी कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर है। एमसी हंसते हुए सोचता है तुमने मेरा विला लिया और मेरी लड़की को ह्यूमिलेट किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू किसका बेटा है, आज तो तू गया बेटे। हान अपना क्रेडिट कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देते हुए बोलता है मुझे ये घर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है ठीक है सर। एमसी चुटकी बजाता है और अभी बस बोल ही रहा होता है जावी। जावी आता है और हान को धक्का देते हुए उड़ा देता है और बोलता है मैं यहाँ हूँ बॉस, और उसका क्रेडिट कार्ड हवा में ही पकड़ लेता है। हान उठता है और पूछता है कौन था, धक्का किसने मारा मुझे। फिर जावी की बॉडी को देख के बोलता है तुम करना क्या चाहते हो। ये बोल ही रहा होता है तब तो जावी से क्रेडिट कार्ड को तोड़ देता है और उसे कार्ड को टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिरा दिया होता है। हान रोते हुए बोलता है नहीं नहीं मेरा कार्ड। एमसी अपना गोल्ड कार्ड निकालते हुए बोलता है तुम मेरे से मेरे विला को सिर्फ 26 मिलियन में दूर कर रहे थे, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, मैं इसके 30 मिलियन पे करूंगा। हान चिढ़ते हुए बोलता है तुम महान हो यार, तुम पहले ऐसे आदमी हो जो हिम्मत कर रहा है मेरे से कम्पीट करने का, वो भी पैसे उड़ाने में। एमसी भी गुस्से में चिढ़ते हुए बोलता है तुम भी मेरे लिए पहले हो जिसकी हिम्मत मेरे मेड को ह्यूमिलिएट करने की हुई है। हान दूसरा कार्ड निकाल के काउंटर में फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं 50 मिलियन पे करूंगा, और हाँ तुम ना ये सोचना भी मत कि तुम बच के जा सकते हो मेरे कार्ड को तोड़ने के बाद। 50 मिलियन क्या है मेरे लिए, ये तो छोटा मोटा अमाउंट है मेरे लिए। ईतोंग और रिसेप्शनिस्ट ये सुन के तो पूरा ब्लैंक हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं 50 मिलियन। एमसी बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है मैं 90 मिलियन पे करूंगा। अब तो ईतोंग और रिसेप्शनिस्ट का सर ही घूमने लगता है और वो सोच रहे होते हैं हे भगवान 90 मिलियन। एमसी ईतोंग का हाथ पकड़ते हुए लाता है और हान से बोलता है माफी मांग ईतोंग से, सपनों में मत सोचना मेरे से जीतने के बारे में। हान घबरा गया होता है। अब एमसी उसके पास जाके उसको गोल गोल घूम रहा होता है और बोलता है क्या हुआ बोलना, अगर तू वो विला अफोर्ड नहीं कर सकता तो जाके माफी मांग और हाँ हार मान ले, ये जगह तेरे लिए नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुझे जिंदा ही फूंक दूं। एमसी उसको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बोल रहा होता है तू बहुत गरीब है, घर जा और जाके अपने मम्मी के गोद में रो। हान सच में गुस्सा हो गया होता है और अपना सारे कार्ड्स को निकालते हुए बोलता है मैं 100 मिलियन पे करूंगा। रिसेप्शनिस्ट तो ये सुन के बेहोश होने लगती है और सोच रही होती है 100 मिलियन, मुझे कितना सारा कमीशन मिलेगा बाबा रे।
हान बोलता है ये कैसा लगा तुझे, डर गया तू, चल कंपटीशन कर मेरे से, चल चल और ज्यादा बोली लगा। एमसी गंदा सा शकल बना के और नाक में खजाना खोजते हुए बोलता है ना मेरा हो गया, मैं अब बोली नहीं लगाने वाला हूँ, विला तेरा हुआ। हान का ये सुनने के बाद तो मानो पैरों से जमीन ही खिसक गया होता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। एमसी मुड़ता हुआ बोलता है मैं 100 मिलियन नहीं खरीदने वाला हूँ एक विला के लिए जिसका कीमत 20 मिलियन ही हो। ये मुझे मेरा रईसी दिखाने में मदद नहीं करेगा, उल्टा मैं चूतिया लगूंगा ये करने के बाद। जो हान के साथ लड़की आई होती है वो बोलती है मास्टर हान आप चूतिया हैं क्या, आपने 5 गुना ज्यादा पे करा जितने का जरूरत था उससे, और ऊपर से उसने आपका मजाक बना दिया। हान तो पूरा रुआसा सा हो गया होता है। वो लड़की बोले जा रही होती है मैंने तुम्हें डेट किया क्योंकि तुम अमीर थे, पर तुम्हारे जंग लगे दिमाग को देख के नहीं लगता कि तुम ज्यादा टाइम तक अमीर रह सकते हो। बेवकूफ खाली दिमाग वाले, तुम्हारा आईक्यू बहुत लो है, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस पैसे बर्बाद कर सकते हो। मुझे अपनी मूर्खता से इन्फेक्ट मत करो, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये तो तुम्हारा पैदाइशी डिफेक्ट है, तुम इसे बदल नहीं सकते चाहे तुम्हारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हो। हान इतना सब सुनने के बाद नीचे बैठ जाता है और बोलता है मुझे मूर्ख बनाया गया है। एमसी यूतों को लेके जा रहा होता है और जाते हुए बोलता है चलो दूसरा विला देखते हैं। हान उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है तुम कमीने कहीं के, तुमने मेरा काटा है, रुको और देखो क्या होता है। एमसी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या ये कितने का है। रिसेप्शनिस्ट अभी भी वैसे ही पड़ी होती है, अचानक उसमें आती है और आके एमसी को बताती है मिस्टर ये जो है इसका कॉस्ट 27 मिलियन है। एमसी बोलता है सही है, मैं इसके 30 मिलियन पे करूंगा, मुझे पूरा सेट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है ठीक है मिस्टर। हान नीचे बैठ के कान लगा के बातें सुन रहा होता है बिल्कुल एक अच्छे पड़ोसी की तरह। हान फट से प्राइस सुनने के बाद उछलते हुए बोलता है रुको रुको मैं 50 मिलियन पे करूंगा इस पूरे सेट के लिए। एमसी चिढ़ते हुए बोलता है साले तू फिर से आ गया। हान बोलता है ये विला उसे मिलेगा जो ज्यादा बोली लगाएगा, तुम चाहो तो ज्यादा प्राइस लगा सकते हो अगर तुम्हारे बस का हो तो। ये बोलने के बाद वो मन में सोचता है तू जैसे ही प्राइस बढ़ाएगा मैं वैसे ही गिव अप कर दूंगा। ये सच में चूतिया है साला, एमसी का गेम एमसी पे ही चल रहा है। तो एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है अच्छा ऐसा है। हान सोचने लगता है अरे नहीं ये तो सोचने लग रहा है मुझे इसे और ज्यादा उकसाना होगा, और वो बोलता है तुम भिखारी चिल्लर वाले कचरा आदमी, भूल जाओ मेरे से कम्पीट करने के बारे में, जा जाके मुंह खा। एमसी स्माइल करते हुए बोलता है जबकि तुम्हें ये घर इतना ज्यादा पसंद है तो मैं रहने देता हूँ, ये घर तुम्हारा हुआ। ये सुन के हान तो स्टैचू बन गया होता है और उसके कानों में एक ही आवाज इको हो रही होती है ये घर तुम्हारा हुआ, ये घर तुम्हारा हुआ, ये घर तुम्हारा हुआ। रिसेप्शनिस्ट स्कैनर लेके आती है और स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू खरीदने के लिए, सारा मिला के 150 मिलियन हुआ। हान का तो गंदा वाला पसीना आने लगता है। वो एमसी के बोलता है तू साले दोस्त तुम इतना मनमौजी कैसे हो सकते हो, मैं विला के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। एमसी फिर से खजाना खोजते हुए बोलता है ये तो तू जानेगा ना, इसमें मेरा क्या लेना देना है। रिसेप्शनिस्ट गुस्सा होते हुए हान से बोलती है क्या तुम विला अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर तुमने पहले इसके प्राइस के बारे में क्यों पूछा था। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है सिक्योरिटी यहाँ कोई है जो कि परेशानी पैदा कर रहा है, सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं जो कि सिक्योरिटी कम और गुंडे ज्यादा लग रहे होते हैं। लंबा वाला बंदा बोलता है तू हमारे साथ खिलवाड़ करने मांग रहा है, तू तो गया बेटे। दूसरा सिक्योरिटी वाला बोलता है इसे एक पार्ट पढ़ाना जरूरी है। बेचारा हान डर के मारे कांप रहा होता है। फिर क्या सारे मिलकर हान का सुताई करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं अमीर बनने का दिखाओ मत क्या कर, ज्यादा अगर फटीचर है तो ये ले बोल के मारे जा रहे होते हैं। पिटाई खाने के बाद हान को दिखाया जाता है जो कि फ्रेम में टंगा हुआ होता है लूटा पीटा सा। एमसी हंसते हुए बोलता है सही हुआ तेरे साथ, ये मुझे उकसाने का नतीजा है। और फिर अपना गोल्ड कार्ड निकाल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और देते हुए बोलता है मुझे वो 30 मिलियन कॉस्ट वाला विला चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ठीक है बोल के कार्ड ले लेती है। एमसी बोलता है जारवस मुझे मेरा टास्क का प्रोग्रेस दिखाओ। जारवस विंडो ओपन करता है, उसमें लिखा होता है 20 मिलियन और बाकी है जिसे 2 घंटे में खर्चना है। एमसी देखता है सोचता है मुझे अभी भी बहुत सारे पैसे खर्च करना है। फिर एमसी ईतोंग की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है और वो सोचता है मिल गया आइडिया मुझे। तो एमसी अब ईतोंग को लेके शॉपिंग मॉल आ गया होता है और ईतोंग को बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करा रहा होता है और वो सारे ड्रेसेस पहन के एमसी को दिखा रही होती है। एमसी को तो प्यार ही हो गया होता है देख के और वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है सारे ड्रेस, तूने जितने भी कपड़े ट्राई किए हैं मैं वो सारे खरीद लूंगा। ईतोंग बोलती है मुझे लगता है तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। एमसी बोलता है क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं। ईतोंग बोलती है वो सब बहुत ही ज्यादा महंगा है, मुझे अभी अभी वो पूरा बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती तब तक एमसी उसका चिन पकड़ते हुए बोलता है पगली कहीं की, केवल वो कपड़े ही मेरे मेड के लिए अच्छे हैं, उससे कम नहीं चलेगा। ईतोंग शर्मा जाती है और एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। एमसी ईतोंग के फेस के एकदम पास आ गया होता है और किस करने जा ही रहा होता है तब तक जारवस आके माइक लेके जोर जोर से अनाउंसमेंट करने लगता है टास्क कंप्लीट हुआ, तुमने 250 पॉइंट मिला है और तुम लेवल 2 पे पहुंच चुके हो। एमसी को बहुत बड़ा वाला झटका लगा होता है जारवस के अचानक चिल्लाने से। एमसी स्क्रीन देखते हुए बोलता है साले दूसरा टाइम नहीं मिल सकता था तेरे को बताने के लिए, गलत टाइम पे टोक दिया। जारवस स्माइल करते हुए बोलता है तुमने बहुत सारा आइटम्स अनलॉक किया है देखो तो एक बार। एमसी देखता है उसमें उसका लेवल 2 रहता है, स्ट्रेंथ 12, स्पीड 12, डिफेंस 11 और पॉइंट्स 200 रहता है क्योंकि जारवस ने पहले ही अपना 50 पॉइंट काट लिया होता है। स्टोर भी ओपन होता है जिसमें 3 आइटम्स होते हैं,
पहला होता है स्ट्रेंथ पोशन, जिसका एक स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिसका कॉस्ट है 500 पॉइंट्स। दूसरा होता है लक पोशन, जिससे लक बूस्ट होता है 1 से, जो कि 1 घंटे तक काम करता है और उसका कॉस्ट 500 पॉइंट्स रहता है। तीसरा होता है बजर्क पोशन, जिससे सारा एबिलिटी 20 से बूस्ट होता है 1 घंटे के लिए, उसका कॉस्ट होता है 150 पॉइंट्स। इनसे खुश होते हुए सोचता है जितना भी आइटम है बहुत काम का है लेकिन महंगा है, मुझे ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन सिस्टम मेरे साथ है तो पॉइंट्स कमाना मुश्किल नहीं होगा। तभी कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि गन पॉइंट किए होते हैं और बोल रहे होते हैं सारे स्क्वाड्स ध्यान दो, टारगेट को अरेस्ट करो। वो सारे जाके एमसी को घेर लेते हैं। एमसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। उसके मुंह से निकलता है क्या, और एमसी का फट गया होता है, वो पूरा पसीना पसीना हो गया होता है। वो सोच रहा होता है व्हाट द, यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है तुम एमसी हो है ना। एमसी मुड़ के देखता है तो वो बंदा अपना बैच दिखाते हुए बोलता है तुम सस्पेक्टेड हो एक बैंक को लूटने में, हमें फॉलो करो, पूछताछ करनी है। एमसी का पूरा फट गया होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या क्या क्या। एमसी सदमे से गिरने लगता है। इतोंग संभालते हुए बोलती है एमसी ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर कोई गलती हुई होगी। ऑफिसर बोलता है यहाँ कोई गलती नहीं हुई है, किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है इसका। ऑफिसर फिर बोलता है अरेस्ट करो इसे। इतोंग बोलती है रुको एमसी तुम कुछ तो बोलो। एमसी बोल रहा होता है मेरे को चक्कर आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटरोगेशन रूम दिखाया जाता है। पहला वाला ऑफिसर वहाँ होता है और उसके साथ में एक दूसरा ऑफिसर भी होता है और एमसी सामने बैठा हुआ होता है। ऑफिसर बोलता है बैंक से 100 मिलियन की चोरी हुई है। दूसरा ऑफिसर बोलता है और किसी ने हमें बताया कि तुम्हारे पास ना जाने कहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे आ गए हैं। अच्छा होगा अगर तुम हमें सच सच बता देते हो कि पैसे कहाँ से आए हैं तुम पे। एमसी सोच रहा होता है किसी ने रिपोर्ट करा, ये पक्का ली और लिली का किया जा रहा है। दूसरा वाला ऑफिसर चिल्लाते हुए टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है ओए मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना। एमसी तो पूरा भीगी बिल्ली जैसा दुबक गया होता है। पहला ऑफिसर दूसरे वाले से बोलता है तुम्हारा तरीका बहुत वायलेंट है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा वाला ऑफिसर बोलता है समझ गया सर। एमसी बोलता है आपसे कोई गलती हुई है, मैं तो बस एक साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप मेरे अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसमें चिल्लर भी नहीं होगा। ऑफिसर एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और एमसी के हाथ में जो घड़ी होता है उसको दिखाते हुए बोलता है कोई भी साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एमसी चुप हो जाता है और मन में सोचता है धत तेरी की, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने इसे मॉल से लिया था। लानत है, मैं उन बेवकूफ बाप के पैसों पे पलने वाले बच्चों से तो निपट सकता हूँ, लेकिन ये तो मंजे हुए ऑफिसर्स हैं, मेरे लिए इन्हें मात देना कोई चांस ही नहीं है। ऑफिसर बोलता है अच्छा होगा अगर तुम हमें सच सच बता दो। एमसी सोचता है कोई दूसरा रास्ता नहीं और बोलता है ठीक है मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, ये मनी टू बर्न सिस्टम है। दोनों ऑफिसर्स ब्लैंक हो जाते हैं और सुन के। एमसी सीरियस होते हुए बोलता है वो सिस्टम ने मुझे 100 मिलियन दिया था और मुझे उसे 7 दिनों के अंदर पूरा खर्चना था, नहीं तो मेरे अंडे निकाल लिए जाते। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था रोज पैसा उड़ाने के अलावे, लेकिन मेरा रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट करो। दोनों ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोलने मांग रहा। दोनों चिल्लाते बोलते हैं आखिर कौन तुम पे भरोसा करेगा, तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है। एमसी रोने लगता है। पहला ऑफिसर अभी भी चिल्ला रहा होता है हमें सच सच बताओ नहीं तो आज यहाँ से तुम जाने नहीं वाले कहीं भी। एमसी रोते हुए बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग ये जो भरोसा नहीं कर रहे। तभी कोई गेट तोड़ देता है उस रूम का। एमसी और दोनों ऑफिसर देख रहे होते हैं किसने गेट तोड़ा। तभी कोई अंदर आ जाता है और बोलता है मुझे माफ करे बॉस, मैं लेट हो गया। ये जॉली होता है, वो अंदर आता है स्टाइल से और बोलता है मैं आपका वफादार नौकर आ गया आपको बचाने। तभी जॉली के पीछे एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है फुल एक्टिंग करना बंद करो, ये रहा तुम्हारा चालान स्पीडिंग का, चलो फाइन भरो। जॉली बोलता है ठीक है समझ गया। फाइन दे देने के बाद जॉली अपना टाई सही करते हुए, बाल में कंघी करते हुए और चश्मा ठीक करते हुए बोलता है मालिक आप टेंशन मत लीजिए, सब मेरे पे छोड़ दीजिए। एमसी खुश हो गया होता है, सोचता है पूरा कॉन्फिडेंस में है जॉली आज तो, और बोलता है हालांकि मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ लेकिन केवल तुम्हें इसे संभालने देना काफी होगा। एमसी मनी मन में पूरा खुश हो गया होता है और खुशी के आंसू रोते हुए सोच रहा होता है मेरा किस्मत अच्छा है जो कि तुम यहाँ हो। जॉली गुस्सा होते हुए ऑफिसर से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम्हारे पास मेरे बॉस को हिरासत में लेने का कोई कारण है। ऑफिसर बोलता है हमें बैंक में रॉबरी के बारे में एक रिपोर्ट मिला था और ये हमारा सस्पेक्ट है, इसके अकाउंट में अभी 100 मिलियन आया है। जॉली हाथ टेबल पे जोर से मारते हुए बोलता है कुछ भी, मेरा बॉस सबसे बड़ा शेयर होल्डर है कंपनी में, 100 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। जॉली चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे बॉस को कितना नुकसान सहना पड़ा है, इनके रेपुटेशन को इफेक्ट हुआ है, तुम सभी को इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। जॉली फोन निकालते हुए बोलता है मैं तुम लोगों के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ और मीडिया को बुलाना चाहता हूँ। दोनों ऑफिसर का हालत खराब हो गया होता है और घबराते हुए बोलते हैं। पहला वाला बोलता है रुक जाओ ये सब बस एक गलतफहमी है। दूसरा वाला ऑफिसर बोलता है हाँ ये जिसने बताया था उसकी गलती होगी। अब 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी और जॉली पुलिस स्टेशन के बाहर में खड़े होते हैं। एमसी बोलता है जॉली मैं किस्मत वाला हूँ जो तुम मेरे साथ हो। जॉली बोलता है ये तो मेरा काम है बॉस। तभी ईता भागते हुए एमसी का नाम लेते हुए आ रही होती है और उसे गले लगते हुए बोलती है मैं बहुत खुश हूँ तुम आखिरकार बाहर आ गए, मैं बहुत डर
गई थी, मैं अंदर आना चाहती थी पर पुलिस वालों ने मुझे अंदर आने से रोक दिया था। एमजे बोलता है तुम क्या मेरे लिए डोर पे वेट कर रही थी? ईतंग बोलती है हाँ, मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ कोई कांड ना हो जाए। एमजे स्माइल करते हुए बोलता है हाँ हाँ, मेरे साथ कोई कांड कैसे हो सकता है? और मन ही मन में खुशी का आंसू रोते हुए सोच रहा होता है वाह, मेरी गॉडेस मेरे लिए चिंता कर रही थी, मैं 100 बार और जेल जा सकता हूँ इसका अटेंशन लेने के लिए। ईतंग बोलती है अच्छा है, सब ठीक है। फिर उसका ध्यान जाता है उसने अभी भी एमसी को पकड़ा हुआ होता है और वो जल्दी से शर्माती हुई एमसी से अलग होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोले। वो मुड़ती है और बोलती है मैं मुझे वॉशरूम जाना चाहिए और वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। एमसी बोलता है वो पुलिस स्टेशन है जहाँ तुम जा रही पगली? जॉली बोलता है बॉस, परसों कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, आपको उसमें जाना है। एमसी बोलता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग पर क्यों? जॉली सीरियस होते हुए बोलता है आपको मिस्टर टैंक का हिस्सा विरासत में मिला है, कोई है जो इसको लेकर चिंता में है और हान क्वीनी ने शेयर खरीदने के लिए सभी तरीकों का यूज किया है और उसके पास पहले से ही 4% का शेयर था। एमसी सोच रहा होता है हान क्वीनी, ये तो वही है ना हान वेन का बाप, ये साला दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है। तभी अचानक जारवास आ जाता है और बोलता है डिंग डोंग, मिशन एक्टिवेट होता है और एमसी को मिशन दिखाया जाता है। मिशन होता है हान क्वीनी का जितना भी शेयर क्वीनी कॉर्पोरेशन में है उसे लेना। मिशन का डेडलाइन होता है शेयर होल्डर्स के मीटिंग्स को खत्म होने से पहले। रिवॉर्ड होता है 2 पॉइंट्स और मिशन फेल होने पे 5 पॉइंट माइनस किया जाएगा या फिर एमसी का छोटे मुर्गे को और उसके अंडों को दोनों को साथ में काट दिया जाएगा। और इस मिशन में ऑप्शन भी आ रहा होता है एक्सेप्ट करने का या डिनाई करने का। एमसी सोच रहा होता है इन सब मिशन का मेरे मुर्गे से क्या दुश्मनी है। उधर एमसी का मुर्गा इस सब का विरोध कर रहा होता है। एमसी मिशन देख के सोच रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं इतने कम टाइम में हान क्वीनी का हिस्सा कैसे ले सकता हूँ? और अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है और जो पनिशमेंट है वो इसके लायक नहीं है, मैं ये नहीं करने वाला। और वो डिनाई करने जा रहा होता है तभी पीछे से ईतंग आवाज देती है एमसी तुम कहाँ खो गए, क्या सब ठीक है? एमसी बोलता है नहीं, बस छोटी सी बात है, चिंता करने की कोई जरूरी बात नहीं है। अरे हाँ चलो आज रात विला पे वापस चलते हैं। ईतंग शर्माते हुए बोलती है बस हम दोनों?" अभी उसका बात खत्म भी नहीं होता तब तक एमसी बोलता है कुछ गलत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? ईतंग बोलती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शानदार सा विला दिखाया जाता है। एमसी और ईतंग चुपचाप सोफे पे बैठे हुए होते हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। एमसी तो इतना घबरा रहा होता है कि उसको गंदा वाला पसीना आने लगता है और ईतंग शर्मा रही होती है। एमसी सोच रहा होता है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पहली बार मेरी गॉडेस मेरे साथ अकेले है इस वजह से, लेकिन अभी का माहौल बहुत अजीब है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कार्टून देखते हुए एमसी सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो ये कार्टून देखने की रात बन के रह जाएगी, कुछ करना होगा मुझे। और एमसी गला साफ करते हुए बोलता है मुझे लगता है अब तुम्हें तुम्हारा काम शुरू करना चाहिए, टाइम आ गया है ना? ईतोंग घबराते हुए उठती है और एमसी के सामने झुकते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था ये काम करने का टाइम है, प्लीज मुझे मत निकालना। एमसी बोलता है अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ईतोंग एमसी से पूछते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेड को क्या करना चाहिए, मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। एमसी बोलता है मुझे भी नहीं पता पर शायद तुमको पहले मेड के कपड़े पहन लेने की जरूरत है। साला ठरकी अपना फैंटेसी पूरा कर रहा और कुछ नहीं। तो ईतंग फट से जाते हुए बोलती है ठीक है मैं अभी चेंज करने जा रही हूँ और वो रूम में जाके जोर से गेट बंद कर देती है और जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने लगती है और कपड़े चेंज करते हुए शर्माते हुए सोच रही होती है मेरे लिए मेड बनना बहुत अजीब है, लेकिन क्या मुझे इस जॉब को अप्लाई करने टाइम से ही इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए था? फिर गेट ओपन होता है और ईतंग बाहर आती है। एमसी चिप्स खाते हुए मुड़ता है। ईतंग मेड कपड़े पहन के खड़ी होती है और पूछ रही होती है ये ठीक है? एमसी तो देख के पागल सा हो गया होता है और बोलता है ये तो कमाल है। ईतंग पूछती है क्या तुम सेटिस्फाइड हो? एमसी तो पूरा जोश में बोलता है सेटिस्फाइड, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ईतंग पूछ रहे होते इसके बाद क्या? और शर्माते हुए बोलती है मतलब मुझे आगे क्या करना चाहिए? एमसी तो देख के ही लाल पीला हो गया होता है और पटाखा फूटने लगता है उसके मन में और वो सोचता है मेड कॉस्ट्यूम अनलॉक हुआ, मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या है, मुझे अभी के अभी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यारो एमसी को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कमेंट करके दे देना इसको कॉम्प्लीमेंट। आपको कैसी लगी ईतंग मेड कॉस्ट्यूम में बताना। आगे हमें हांस का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ हानवेन अभी भी टूटा फूटा व्हील चेयर पे बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है पप्पा आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, और रोते हुए बोलता है एमसी कमीने ने मुझे धोखा दिया है, आपको मेरा बदला लेना होगा। हान क्वीनी के हाथ में एमसी का पिक्चर रहता है और उसे पिक्चर को टेबल पे मारते हुए बोलता है गजब बेइज्जती है, इसका लक तो उसी टाइम खत्म हो गया था जब उसने हमें ह्यूमिलेट करा था। हान क्वीनी अपने बेटे से चिल्लाते हुए बोलता है और तू, तेरे को कोई इतनी आसानी से चू बना दिया, तेरा आईक्यू क्या निगेटिव में है? हानवेन रोते हुए बोलता है पप्पा ये सब मुझे आपसे विरासत में मिली है। हान क्वीनी उठता है और अपने लौंडे को एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है निकल जाए यहाँ से, मेरा ऐसा मूर्ख बेटा नहीं हो सकता। फिर हान क्वीनी अपने एक बंदे को बोलता है जाओ और एमसी के बारे में उसकी पूरी कुंडली पता करो। वो बंदा बोलता है समझ गया। हान क्वीनी बोलता है शेयर होल्डर्स के कॉन्फ्रेंस टाइम मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। यार तो अगले सीन के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को देखो। तो सीन शिफ्ट होता है और एमसी के विला को दिखाया जाता है। एमसी बोल रहा होता है नहीं नहीं, थोड़ा और ऊपर।
प्रीतम बोल रही होती है अच्छा ठीक है, क्या अब अच्छा लग रहा है? एमसी बोल रहा होता है हाँ 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 अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा जेंटली करो और स्पीड बढ़ाओ। प्रीतम बोलती है जैसा तुम चाहो, अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है? एमसी तो अलग ही दुनिया में होता है और बोल रहा होता है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और आराम मिल रहा है। प्रीतम एमसी के पैरों को मालिश कर रही होती है, मतलब देखो बच्ची यहाँ मालिश कर रही है और लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है। खैर हटाओ कोई बात नहीं, स्टोरी पे आते हैं। एमसी बोलता है तुम्हारा ये स्किल देख के लगता है तुम अक्सर लोगों की मालिश करती होगी। प्रीतम बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मेरा पहली बार है। एमसी सोचता है पहली बार ही है, ये बस प्यारी नहीं ये बहुत जल्दी जल्दी सीख भी लेती है। फिर एमसी अपना आंख खोलता है और उसका नजर सीधा प्रीतम के संतरों पे जाता है। एमसी अपना मुर्गा पकड़ते हुए सोचता है मैं तो गया, सील खुल चुकी है, मेरे अंदर का एंशिएंट डेमन जाग गया है। आगे एमसी जल्दी से एक बुक उठाता है और सोचता है मुझे अपना फोकस हटाने के लिए कोई बुक पढ़नी चाहिए। एमसी बुक ओपन करता है, उसमें अजीब अजीब सा आसन बना हुआ होता है, एक होता है पीछे से धक्का लगाना, एक होता है बुद्धा के जैसे बैठना, एक होता है ड्रैगन ड्रिल। एमसी सोचता है बाकी यार ये सब क्या है, अगर रीताओं को इसके बारे में पता चला तो वो बोले कि मैं विश्वास नहीं कर सकती तुम ऐसे हो परवर्ट कहीं के, ये भगवान जल्दी से किसी एंजल को भेजो मेरी हेल्प के लिए। तभी एमसी का फोन रिंग करता है, उन दोनों का ध्यान फोन की तरफ जाता है। एमसी कॉल उठाते हुए बोलता है हाँ हेलो बंदर बोल, और मन में सोचता है क्या बात है बिल्कुल सही टाइमिंग है तेरी। उधर से जग्गू बोलता है एमसी हेल्प, दापिन की गाड़ी को किसी फरारी वाले ने स्क्रैच मार दिया है, ये क्लियरली उस दूसरे बंदे की गलती है, फिर भी वो चाहता है कि हम उसे 1 मिलियन दें। एमसी फट से उठता है और भागते हुए बोलता है एक क्या 1 मिलियन, रुक जा मैं अभी वहां आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी के दोस्तों को दिखाया जाता है। जग्गू बोल रहा होता है कमीने कहीं के, ये ऑब्वियस है कि तुमने हमें ठोकर मारी है, फिर भी तुम चाहते हो हम पे करें। फरारी वाला बोलता है तुमने मेरी कार को स्क्रैच कराया तो तुम्हें 1 मिलियन पे करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। जग्गू बोलता है फरारी के बारे में इतना अच्छा क्या है, एमसी के आने का वेट करो तुम खुद चौंक जाओगे। फरारी वाला बोलता है कौन एमसी, उसे आने के लिए कहो, मैं वादा करता हूँ उसे मार डालूंगा। तभी एमसी अपने रोल्स रॉयस से आता है, पूरा धूल उड़ाते हुए उस बंदे के सामने से, और चमकाते हुए रोल्स रॉयस से उतरता है और गॉगल्स उतारते हुए बोलता है वो कौन था जो मुझे मारने के लिए बोल रहा था। फरारी वाला बंदा जहाँ स्क्रैच लगा हुआ होता है वहां मारते हुए बोलता है बकचोदी बंद करो, अगर तुम मुझे 1 मिलियन नहीं देते हो तो सोचना ही मत यहाँ से जाने के बारे में। जग्गू बोलता है 1 मिलियन, तुम बैंक ही क्यों नहीं लूट लेते इससे अच्छा। फरारी वाला बंदा गुस्से में अपना पाँव पटकते हुए और अपना बाइसेप्स दिखाते हुए बोलता है मैं बैंक के बजाय तुम्हें लूटना चाहता हूँ, क्या तुमको कोई दिक्कत है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं बदमाश लॉन्ग हूँ, मुझे ना उकसाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें ये जाने बिना मर जाने दूंगा कि तुम कैसे मरे। एमसी चुपचाप खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और बोलता है ठीक है मैं पे कर देता हूँ। फिर एमसी हंसते हुए अपना फोन निकालता है और बोलता है 1 मिलियन ना, मैं क्यूआर कोड से ट्रांसफर कर देता हूँ। एमसी ट्रांसफर करने जा रहा होता है तब तक जग्गू चिल्लाते हुए बोलता है एमसी तुम पागल हो, उसने अभी बोल ही रहा होता है तब तक आवाज आता है ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। लॉन्ग बोलता है अच्छा है तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। ये बोल के वो जाने लगता है, तब तक एमसी बोलता है थम जा भाई, और इविल स्माइल देते हुए बोलता है हमने डैमेज पे कर दिया तुम्हारे कार का, लेकिन हमारे डैमेज का क्या। लॉन्ग हंसते बोलता है तुम्हारा मतलब कबाड़ के इस टुकड़े से है, अपना प्राइस बताओ मैं पूरी पे करूंगा। एमसी हंसते हुए बोलता है पूरी ना, तो इस कबाड़ में रॉकेट सिस्टम है, इसमें फाइटर जेट का रडार सिस्टम भी है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंटी मिसाइल मैट्रिक्स और एक टैंक का आर्मर भी है, समुद्र आसमान धरती और ब्रह्मांड में एक इकलौता ऐसा गाड़ी है, कम से कम 10 मिलियन चुकाए बिना आज जाने के बारे में सोचना ही मत। लॉन्ग घबराते हुए बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कबाड़ की कीमत इतनी हो सकती है, तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी बोलता है हाँ कर रहा हूँ तो। लॉन्ग बोलता है मैं पे नहीं करने वाला। एमसी एक माइक निकालते हुए बोलता है नहीं पे करने वाले ना, ठीक है मेरे पास आके रोना मत, अब जो होगा उसके लिए। और फिर एमसी बिल्डिंग के पास आके माइक से चिल्लाते हुए बोलता है सभी अंकल आंटी ध्यान दे, ये लड़का जो मेरे सामने है इसके एंसेस्टर्स दलाल थे। 10 साल की उम्र में ये नहाती हुई लड़कियों को ताका जाकी किया करता था, 13 की उम्र में ये चोरी किया करता था, 15 की उम्र में ये बूढ़ी औरतों के साथ प्यार किया करता था, 17 की उम्र में इसको चिकन पॉक्स हो गया था, 20 की उम्र में ये प्रोस्टिट्यूट बन गया था। एक अंकल बालकनी में आके थूकते हुए बोलते हैं मैं पहले से ही बता सकता था ये आदमी हिडियस है, लेकिन कौन जानता था कि ये इतना डिस्गस्टिंग हो सकता है। एक आंटी बोल रही होती है यू छी, ये एक बूढ़ी औरतों के साथ भी ये सब करता था, कितना घटिया है ये। फिर सारे बिल्डिंग के लोग बालकनी में आ गए होते हैं और लॉन्ग को बुरा बुरा गाली दिए जा रहे होते हैं। उसका तो पूरा फट गया होता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है तुम्हें ये सब कैसे, मेरा मतलब ये सब बना बनाया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। एमसी बोलता है अपना फोन देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं सबको तुम्हारा सीक्रेट बता सकता हूँ। लॉन्ग अपना फोन चेक करता है, एमसी ने जो जो बोला होता है वो सारे का पिक्चर्स भेज दिया होता है। लॉन्ग सोचता है धत तेरी की, इसको ये सब पिक्चर्स कहाँ से मिली। एमसी सोचता है साले मेरे से झगड़ा खोजने मांग रहा, मैंने पहले ही जार उसको तेरी पूरी कुंडली निकालने बोल दिया था। लॉन्ग पिक्चर्स देखने के बाद अपने घुटने पे आ जाता है और रोते हुए एमसी के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है भाई जी मैं गलत था, मैं पे करूंगा, आप जितना बोलोगे मैं उतना पे करूंगा, आप बस ये पिक्चर्स मत फैलाना। एमसी बोलता है मुझे तेरे माफी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मेरे पैसे मेरे को पे करो। लॉन्ग बोलता है समझ गया, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ।
एमसी के फोन में नोटिफिकेशन आता है, बदमाश लॉन्ग ने आपको 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। एमसी खुश होते हुए बोलता है 10 मिलियन आ गया आसानी के साथ। फिर उसको याद आता है लक पोशन का, जिसके लिए उसे 500 पॉइंट चाहिए होते हैं। एमसी सोचता है मैं अभी पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ टूल्स के लिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। मेरे पास अभी 390 पॉइंट्स है, मुझे अभी भी 110 पॉइंट चाहिए होगा। फिर एमसी अपने दोस्तों को बोलता है चलो चलते हैं, मैं तुम लोगों को वहां लेके चलने वाला हूँ जहाँ तुम लोगों ने कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करी होगी। दीपेन पूछता है कहाँ जाना है। जग्गू बोलता है क्या वो जगह फन और एक्साइटिंग है। एमसी बोलता है चिल करो भाइयों, वो जगह बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, एमसी हेवेंस हॉल आ गया होता है अपने दोस्तों के साथ और अंदर जाते हुए बोलता है यही वो जगह है हेवेंस हॉल। दीपेन पूछता है ये तो कसिनो है ना, क्या हमें अंदर जाने भी मिलेगा। तभी सामने से कोई बंदा रोकते हुए बोलता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन हेवेंस वाले अलाउ नहीं करता है। अभी उसका बात भी कंप्लीट नहीं होता तब तक एमसी अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसके मुंह पे मारता है और बोलता है अपना आंख खोलो और ध्यान से देखो। जिसने रोका होता है वो कार्ड देख के घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये तो मिस्टर एमसी हैं ट्विनी कॉर्पोरेशन से, जल्दी आओ हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं, जल्दी आके इनका स्वागत करो। बहुत सारी लड़कियां आ गई होती है और एमसी और उसके दोस्तों का स्वागत कर रही होती है। एमसी सोच रहा होता है ये जो जगह है ये सबसे बड़ा कसिनो है इस सिटी का जारोस के हिसाब से, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा इतना आसान था अंदर आना हमारे लिए। एमसी अपने दोस्तों से बोल रहा होता है चलो चलते हैं, आज मैं तुमको तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम देने जा रहा हूँ। जिसने इन तीनों को पहले रोका होता है वो जाते हुए देख रहा होता है और फिर वॉकी टॉकी में बोलता है बहुत समय बड़ा वाला माल हाथ लगा है, वो अंदर जा रहा है। अंदर का सीन दिखाया जाता है पूरा चमक धमक वाला। एमसी बोल रहा होता है ये जगह तो झक्कास है। एक लड़की बोलती है मैं आपको कसिनो दिखा देती हूँ। फिर वो एमसी और उसके दोस्तों को कसिनो में लगे गेमिंग मशीन्स को दिखा रही होती है। तभी दीपेन को कोई आवाज देता है पीछे से, वो मुड़ता है। वो लड़की कार्ड पकड़ी हुई होती है और बोलती है मेरे साथ कुछ राउंड खेलना चाहोगे। दीपेन तो उसके संतरे को देखे जा रहा होता है और सोचता है बड़े अच्छे लगते हैं। एमसी आता है और उसको पकड़ के खींचते हुए बोलता है घूरना बंद कर बे, हमें यहाँ बहुत सीरियस काम करना है। दीपेन पूछता है कौन सा काम। एमसी अपना गोल्ड कार्ड उस अटेंडेंट को देते हुए बोलता है ये लो और मुझे कुछ चिप्स ला के दो, हमें गेम खेलना है। अटेंडेंट कार्ड लेके बोलती है मैं समझ गई सर। बहुत सारा चिप्स आ गया होता है, एमसी अपने दोस्तों को देता है। उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं क्या ये हमारे लिए है। एमसी बोलता है हाँ लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम्हें इन सारे चिप्स को हारना होगा, समझे ना। फिर एमसी डाइस वाले काउंटर पे आ गया होता है और अपना चिप्स टेबल पे रखते हुए बोलता है चलो पहले डाइस से स्टार्ट करते हैं। सारे लोग एमसी के पास इतने सारे चिप्स को देख के शॉक्ड हो गए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं इतना सारा पीसेस है, कितना हो सकता है ये? एक बोलता है कम से कम 10 मिलियन का तो लग ही रहा है। एक बोलता है कितना पागल अमीर लड़का है ये। एमसी चिप्स फेंकते हुए बोलता है 5 लाख 3 डाइस के इक्वल वैल्यू पे। डाइस वाली लड़की चिप्स वापस करते हुए बोलती है माफी चाहती हूँ सर, यहाँ बस 1 लाख तक का ही बेट लग सकता है हाईएस्ट। एमसी डिसअपॉइंटेड होते हुए बोलता है ठीक है तो 1 लाख ही सही। वो लड़की डाइस घुमा रही होती है। एमसी बोलता है चलो दिखाओ। उस डाइस में 3 3 और 5 आया होता है। एमसी फिर बोलता है मैं फिर से 3 डाइस के इक्वल वैल्यू पे ही वेट करूंगा। वो लड़के बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। उधर लोग एमसी को देख के बोल रहे होते हैं इसका दिमाग घूम गया है, 3 डाइस का इक्वल वैल्यू बहुत रेयर है, ये तो पैसे फेंक रहा है ऐसा लग रहा है। एमसी मन में सोच रहा होता है मैं पैसे लुटाना चाहता हूँ ताकि मुझे पॉइंट्स मिल सके, मैं अभी भी 1 लाख हार पा रहा हूँ एक बार में, ऐसा चलता रहा तो कब मैं 10 मिलियन हारूंगा। तो यारो तुम सभी को याद होगा जारवस ने बोला होता है अगर एमसी अपने पैसों से 1 लाख खर्च करता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। इसीलिए वो ट्राई कर रहा होता है 10 मिलियन उड़ाने का ताकि उसे 100 पॉइंट मिल सके। आगे एमसी वहां से उठता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है यहाँ पे बेटिंग बहुत छोटी है, मुझे बोरिंग लग रहा है। एक लड़की आती है और एमसी को रोकते हुए बोलती है अगर आपको यहाँ का खेल छोटा लग रहा है तो आप प्लीज मेरे साथ आए। एमसी एक्साइटेड होते हुए बोलता है मुझे लेके चलो। वो लड़की एमसी को एक रूम के पास ले जाती है और गेट ओपन करते हुए अंदर आने बोलती है। अंदर एक बंदा बैठ के चॉकलेट खा रहा होता है। वो एमसी की तरफ देखता है, बोलता है आइए आइए आपका स्वागत है, मेरा नाम गाओ है। एमसी उसको देख के सोचता है क्या ये किसी हॉलीवुड मूवी में जुआ खेलने वाला बदमाश की तरह दिखावा नहीं कर रहा। गाओ बोलता है देखो और वो गेम दिखाते हुए बोलता है हमारे पास पोकर माओजंग और डाइस है यहाँ पे, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा गेम पसंद है। एमसी सर खुजाते हुए बोल रहा होता है डाइस के बारे में क्या ख्याल है, मैं उसके साथ फैमिलियर हूँ। गाओ बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ पे पर राउंड कम से कम 5 लाख लगता है, हिम्मत है उतना तुम में। एमसी बोलता है इतना काफी नहीं, क्या तुम 1 मिलियन बढ़ा सकते हो इसे। गांव का ये सुन के तो पसीना आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पे एमसी को देख रहा होता है। ये बंदा वॉजिन होता है जो कि हेवेंस हॉल का ओनर होता है। वो हंसते हुए बोलता है ये बंदा बहुत मजाक किया है, मुझे बहुत पसंद आया। वो लड़की भी वही होती है जो एमसी को गांव के पास लेके गई होती है। वो बोल रही होती है सभी को वो आदमी पसंद आता है जो बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे देता है। वॉजिन खुश होते हुए बोलता है इसके जैसा कुछ और कस्टमर मिल जाए तो मेरा बिजनेस जो है आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। वो लड़की पीछे से चीयर कर रही होती है मेरा बॉस महान है, मेरा बॉस गजब का है। एमसी अभी भी बैठा हुआ होता है और ये दोनों खुशी मना रहे होते हैं उसे देख के।
सीन शिफ्ट होता है एमसी के पास, वहाँ बहुत सारे लोग और भी आ गए होते हैं। एक फ्रेंच गैम्बलिंग किंग होता है, वो बोलता है फ्रेंच गैम्बलिंग किंग होने के बाद भी मैं पहले कभी गैम्बलिंग खेलने में इतना पागल नहीं हुआ था जितना ये हो रहा है। इंडियन गैम्बलर बोलता है एक टॉप इंडियन गैम्बलर होने के बाद भी मैंने कभी इस तरह पैसे नहीं फेंके जिस तरह ये फेंक रहा है। पायरेट गैम्बलर बोलता है कैरेबियन का पायरेट गैम्बलर होने के रूप में मुझे लगा था कि मुझसे अधिक लापरवाह कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक देख पा रहा हूँ। जापान वाला गैम्बलर बोलता है जापान में हम सभी को पता है गांव के साथ डाइस खेलने का क्या अंजाम होता है। उसके हाथ में सारे डाइस का कंट्रोल होता है। गांव डाइस घुमा के रखते हुए बैडेस लुक दे रहा होता है और डाइस दिखाते हुए बोलता है 1, 5 और 3 मैं फिर से जीत गया। लड़के मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम 3 डाइस की इक्वल वैल्यू पे बेट लगाना छोड़ दो, उसके आने का चांस बहुत लो होता है। देखो आधा तुम्हारा चिप्स खत्म हो चुका है। एमसी को घंटा उसके बाद का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बोलता है 3 डाइस का इक्वल वैल्यू पे फिर 1 मिलियन। गांव डाइस चेक करते हुए मन में सोचता है पागल कुत्ते तेरी इतने में तू मुझे चैलेंज करेगा, तेरा कभी भी 3 डाइस का इक्वल वैल्यू नहीं आने वाला। और फिर डाइस दिखाते हुए बोलता है 1, 1 और 3 मैं फिर से जीत गया। इस बारे में क्या ख्याल है? एमसी अपना चिप्स फेंकते हुए बोलता है 4 मिलियन। गांव तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। एमसी फिर से बोलता है फिर से 3 डाइस की इक्वल वैल्यू पे बेट। गांव तो पूरा इरिटेट हो गया होता है और डाइस चेक करते हुए मन में सोच रहा होता है तुम चालाक बन रहे हो मेरे से। अगर आज मैं तुम्हारे सारे पैसे नहीं जीत लेता तो मैं गू खाऊंगा। और डाइस दिखाते हुए बोलता है 5, 5 और 6 मैं फिर से जीत गया। गांव जोर जोर से हंसते हुए बोलता है तुम बेवकूफ हो, तुम कौन होते हो मेरे साथ डाइस खेलने वाले? मैं तुम्हारे आखिरी पैसे भी ले लूंगा। पीछे दूसरे कंट्री के गैम्बलर्स बातें कर रहे होते हैं। जापान वाला बोल रहा होता है ये बंदा तो बेवकूफ है, हारने के बाद भी 3 डाइस की इक्वल वैल्यू पे ही बेट करे जा रहा है। इंडियन गैम्बलर बोलता है मुझे लगा था कि उसके पास कोई चालाकी वाला प्लान होगा। एक बंदा बोलता है मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बेवकूफ है। और भी कुछ लोग एमसी को देख के हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। अमीर है पर बेवकूफ है, अच्छा हुआ कि ये पैसे अपने ब्रेन सर्जरी पे लगाए। तभी एमसी के सामने विंडो ओपन होता है, वहां लिखा हुआ होता है तुम्हारे पास 500 पॉइंट हो चुके हैं, अब तुम लकी पोशन खरीद सकते हो, क्या तुम खरीदना चाहते हो? एमसी एक चिप को फ्लिप कर रहा होता है, फ्लिप करते हुए पकड़ता है और बोलता है अब टाइम आ चुका है शो दिखाने का। फिर वो लकी पोशन यूज कर लेता है। एमसी को फील हो रहा होता है जैसे कि लक की गॉडेस उसको ब्लेसिंग दे रही है। नोटिफिकेशन आता है किस्मत अब चमकने वाला है। एमसी आंख खोलता है, वो पूरा साइन कर रहा होता है। गाँव बोलता है दिन में सपने देखना बंद करो, तुम्हारे पास अब बस 1 मिलियन बचा है, तुम अभी भी बेट लगाना चाहते हो? एमसी स्माइल करता है, अपना चिप्स फेंकते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं, इस बार मैं पूरा का पूरा बेट लगाने वाला हूँ। गाँव सोचता है बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं चाहता था, तुम्हें एक ही बार में खत्म करना। फ्रेंच गैम्बलिंग किंग बोलता है रुको हम भी ज्वाइन करेंगे। पायरेट गैम्बलर बोलता है हाँ इस बच्चे ने हमसे हमारा स्पॉटलाइट चुरा लिया है जबकि आज हमारा मैच होने वाला था। गाँव पूछता है तुम लोग कैसे खेलने वाले हो? इंडियन गैम्बलर बोलता है हम लोग कुछ ऐसे खेलने वाले नहीं है, हम बस थोड़ा सा बेट लगाने वाले हैं इस मैच के नतीजे पे। गाँव सोच रहा होता है ये साले लालची लूजर कितने कमीने हैं, बहती पानी में हाथ धोना चाहते हैं। ये बच्चा कितना स्टूपिड है, ये देख के बेट लगाने आ गए। एमसी बोलता है कोई बात नहीं, मैं गरीबी में हूँ और मेरे पास केवल पैसे ही बचा हुआ है उड़ाने के लिए। तुम बेट लगाओ, अगर मैं हारूंगा तो डबल पे करूंगा। ये सुन के तो सारे कंट्री के जो गैम्बलर्स होते हैं वो अपना अपना बेट लगाने लगते हैं। फ्रेंच वाला बोलता है मैं 8 मिलियन लगाता हूँ। इंडियन बोलता है 10 मिलियन। पैरेट बोलता है 20 मिलियन। और जापान वाला बोलता है 50 मिलियन। क्योंकि इसको गाँव पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हुआ रहता है इसलिए इसने 50 मिलियन बोला होता है। सारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं हम बेट लगा रहे हैं इसके हारने पे। गाँव डाइस चेक करने के बाद रखते हुए बोलता है ठीक है अब कुछ नहीं चेंज हो सकता, बेट लग चुका है। सारे बोल रहे होते हैं दिखाओ हमें, वहां पूरा लाइट ही लाइट हो गया होता है। गाँव उठाता है दिखाते हुए और बाकी के सारे गैमलर्स टकटकी लगा के देखे जा रहे होते हैं। एमसी पूरा स्माइल कर रहा होता है, डाइस अभी भी साइन कर रहा होता है। दिखाया जाता है हमें कि उसमें तीनों डाइस इक्वल वैल्यू के आए हुए हैं, 6, 6 और 6। ये देखने बाद तो उन सारे गैमलर्स का फट के चौबरा हो गया होता है जिसने बेट लगाया होता है। गाँव का तो मुंह फटा का फटा रह जाता है, उसकी आंखें भी बाहर आ गई होती है। और उधर दूसरी तरफ वॉजिन का सीन दिखाया जाता है, वो हाथ में चाय का कप तोड़ देता है शौक के मारे और बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है? एमसी बोलता है अरे रुको तो एक सेकंड, गैम्बलर किंग फ्रांस का 8 मिलियन, गैम्बलर मैजिशियन इंडियन का 10 मिलियन, गैम्बलर कैरेबियन ऑफ पायरेट का 20 मिलियन, गैम्बलर किंग जापान का 50 मिलियन और गाँव जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कसिनो को उसका 100 मिलियन। ये सब इन्होंने हारा है। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है धत यार, मैं बहुत करीब था 200 मिलियन जीतने के। इंडियन गैम्बलर गाँव का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है साले गाँव तू इस बच्चे के साथ मिला हुआ है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। गाँव रोते हुए बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। फ्रेंच गैम्बलर बोलता है गोबर कहीं के, तू ही था जो डाइस को कंट्रोल कर रहा था। एमसी का ध्यान पीछे की तरफ जाता है, वहां से कुछ बंदे आ रहे होते हैं। एमसी अपना फोन निकाल के जग्गू को मैसेज कर देता है बंदे लेके आने के लिए। पीछे से वाजिन अपने कुछ बंदों के साथ आया हुआ होता है और चिल्लाते हुए बोलता है बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे चीटिंग करने की? एमसी उठ के खड़ा होता है। एमसी अकेला खड़ा होता है और सामने वाजिन अपने बंदों के साथ पूरे गुस्से में खड़ा होता है। एमसी अपने नाक में खजाना खोजते हुए बोलता है क्या मुझे चीटर बोल रहा है क्योंकि तू हार गया, घटिया आदमी। वाजिन और ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है चुप हो जा, ये मेरा इलाका है। और अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है
मैं जो बोलूँ वही सही है, जाओ तोड़ डालो इसको। उसके बंदे एमसी को मारने जा रहे होते हैं, तब तक कोई गेट पे लात मारते हुए खोल देता है। जग्गू बहुत सारे बंदों को लेके आया हुआ होता है, बोलता है ये वही आदमी है, इस कैसीनो का मालिक, जो कि हारने के बावजूद भी पैसे नहीं दे रहा। अब एक तरफ जग्गू के लाए हुए बंदे होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं, और दूसरी तरफ फौजिन के बंदे होते हैं जो कि अब घबरा रहे होते हैं। भीड़ में ये बंदे बोल रहे होते हैं, कमीने लोग हारने के बाद भी पैसे पे नहीं करते। एक बोलता है, हमें मूर्ख समझ रखा है तुमने। फिर सारे मिलकर फौजिन और उसके बंदों को सुताई शुरू कर देते हैं। एक मारते हुए बोलता है, आज मैं एक बार भी नहीं जीता, तुमने पक्का मशीन में छेड़छाड़ की होगी। एक बोलता है, आज मैं पूरे दिन हारता जा रहा हूँ महाजोंग में, मुझे अब तुझे मार के ही सुकून मिलेगा। एक बंदा बोलता है, मैं तो जीतता जा रहा हूँ, पर उससे क्या, मारो साले को। जग्गू आके एमसी को बोलता है, भाई एमसी, मुझे तेरा मैसेज मिलते ही मैंने बहुत सारे बंदों को बुला लिया, सबको 1000 देने के लिए बोला है मैंने। एमसी हंसते हुए बोलता है, बहुत सही, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा इसके लिए बाद में। एमसी वाजिन से पूछता है, और क्या, मैं चीटर हूँ क्या? वाजिन का तो हालत खराब हो गया होता है मार खा खा के। वो कराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम चीटर नहीं हो, मैं हारा था, मैं पे करूंगा। फिर एमसी को नोटिफिकेशन आने लगता है, कंट्री के सारे गैम्बलर्स और हेवन सॉल्व से पैसे रिसीव हो चुके हैं। एमसी हंसते हुए मन में सोचता है, हा हा हा, मुझे 200 मिलियन मिल गया फिर से। अगर मैं इससे खर्च करूंगा तो मेरे को 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी एमसी का कॉल रिंग होता है। एमसी कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, हाँ आंटी बोलिए। आंटी बोलती है उसकी, एमसी तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी सोंगयू फर्स्ट हॉस्पिटल में है। तो आगे एमसी फोन रख के कार से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और अंकल के बारे में सोच के टेंशन ले रहा होता है। और सोच रहा होता है, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मुझे मेरे अंकल के परिवार में लाया गया था। वो और उनका परिवार ही था जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। अंकल मुझे अपने बेटे की तरह रखते थे, उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मेरी देखभाल की। हमारा परिवार अमीर नहीं था, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा। एमसी फिर उदास हो जाता है, बोलते हुए, अंकल प्लीज सेफ रहना। सीन शिफ्ट होता है, एमसी हॉस्पिटल आ गया होता है और जल्दी जल्दी अंदर जा रहा होता है, लोगों को साइड हटने बोलते हुए। एमसी पूरा परेशान होता है, लोगों को धक्का देते हुए और माफी मांगते हुए जा रहा होता है। सामने आंटी और एक और बंदा खड़ा होता है, उसकी आंटी एमसी को देख लेती है और बोलती है, तुम आ गए बेटे। एमसी हाँफते हुए पूछता है, अंकल कैसे हैं, क्या वो ठीक है? आंटी बोलती है, वो ठीक है, उनका पैर टूट गया है, उनको अभी हॉस्पिटलाइज रहना होगा कुछ टाइम के लिए। एमसी सुकून का सांस लेते हुए बोलता है, हाँ तब ठीक है। एमसी अब दूसरे बंदे को नोटिस करता है और आंटी से पूछता है, आंटी ये आदमी कौन है, अंकल का कोई दोस्त है क्या? आंटी बोलती है, नहीं, ये वो आदमी है जिसने तुम्हारे अंकल को टक्कर मारी। एमसी गुस्से में बोलता है, तो तुम वही हो जिसने मेरे अंकल को टक्कर मारी थी? वो बंदा बोलता है, मुझे ब्लेम मत करो, वो अंधा था जिसको दिखा नहीं वो कहाँ जा रहा है। और अपना लैम्बोर्गिनी दिखाते हुए बोलता है, और ये बोलने की जरूरत नहीं, पर भले ही मेरे कार में खरोच लग गई हो, मैं तुम्हें पे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एमसी पूरा गुस्से में बोलता है, ये तुम्हारा एटीट्यूड है किसी को टक्कर मारने के बाद? वो बंदा पैसे निकालते हुए बोलता है, चिल्लाना बंद करो, मैं गरीबों की सभी चालें समझ सकता हूँ। और पैसे एमसी के आंटी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, इलाज का जो खर्च है वो तुम्हें चाहिए है ना, ले लो। ये बोल के वो पैसे जानबूझ के गिरा देता है और बोलता है, उप्स, माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ से स्लिप कर गया। आंटी को बहुत बुरा लग रहा होता है ये सब देख के। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो, इसे उठाओ, तुमने अभी तक इलाज के पैसे नहीं भरे होंगे है ना? और एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम इस बच्चे को क्यों नहीं बोल देती तुम्हारे बदले उठाने, इसे देखो, पैसे को जमीन पे देखते ही अपना सर झुका लिया। आंटी पैसों को देखते हुए उदास हो जाती है और झुकती है उसे उठाने के लिए और पैसे उठाने जा रही होती है। तब तक एमसी उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आंटी आप निश्चिंत रहें, इलाज का खर्च मैं पे कर दूंगा। आंटी एमसी को देख के बोलती है, मेरे बच्चे तुम कैसे? तब तक एमसी आंटी को उठाते हुए उस बंदे से बोलता है, तुम्हें इलाज का खर्च नहीं भरना होगा अब लेकिन। और फिर एमसी बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें अभी के अभी घुटनों पे आके मेरी आंटी से माफी मांगनी होगी। वो बंदा चुटकी बजाते हुए बोलता है, तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? उसके चुटकी बजाते ही जमीन से खोदते हुए दो बंदे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, हम दोनों खुदक्कड़ भाई हैं। एक बोलता है, क्या वो तुम हो जो हमारे बॉस से पंगा ले रहा है? दूसरा बोलता है, ये और जीना नहीं चाहता। आंटी एमसी से बोलती है, बेटे जाने तो, भूल जाओ, तुम इन अमीर लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते। वो बंदा बोलता है, सही कहा, तुम्हें अपनी आंट की बात सुननी चाहिए और पैसे ले लेने चाहिए। तुम चाहते हो मैं घुटने पे आके माफी मांगू तुम्हारी आंटी से? मैं ये तभी करता अगर तुम मेरे दादाजी होते। अब एमसी अपना चुटकी बजाता है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, फिर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ बच्चे, तुम तो मुझसे ये भी सीखने की कोशिश कर रहे हो कि चुटकी कैसे बजाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आएगा? तभी जमीन हिलने लगता है, वो बंदा घबरा जाता है। उदक्कर वाले में से एक बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग हिल रही है। लैम्बोर्गिनी वाला बंदा बोलता है, क्या कोई भूकंप है? बाहर से बहुत सारे लोग परेड करते हुए आ रहे होते हैं, ये एमसी के सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जिन्हें जावी लीड कर रहा होता है। उन सबको देख के तो लैम्बोर्गिनी वाले बंदे का हालत खराब हो गया होता है। वो बोलता है, ये सब क्या है? एमसी के सारे बॉडीगार्ड्स आके इन तीनों को घेर लिए होते हैं। दोनों कुदक्कर भाई तो जैसे आए होते हैं वैसे ही खोदते हुए भाग जाते हैं और बोलते हैं, बॉस अब अपना ध्यान रखना। वो बंदा बोलता है, अरे अरे मेरे लिए तो रुको। तब तक पीछे से जावी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, क्या तुम वो हो जिसने मेरे बॉस के लिए प्रॉब्लम करा है? उस बंदे का तो फट गया होता है, डर के मारे वो घुटनों पे आ जाता है, रोते हुए झुक के माफी मांग रहा होता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं था वो जो अंधा था,
मैं तुम्हारा पोता बनने के लिए तैयार हूँ, मैं नाक भी रगड़ूंगा और माफी की भीख भी मांगूंगा। एमसी बोलता है भाग जा, तू मेरा पोता बनने लायक नहीं है। और फिर एमसी जावी को बुलाता है, जावी आता है, एमसी उस बंदे के लैम्बोर्गिनी को दिखाते हुए बोलता है तुम उस कार को देख रहे हो? जावी बोलता है हाँ। एमसी बोलता है जाओ उसका पापड़ बना दो। सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में एक एक औजार लेके चिल्लाते हुए बोलते हैं समझ गया बॉस, और जाने लगते हैं। तभी लैम्बोर्गिनी वाला बंदा कार के सामने खड़े होकर रोकते हुए बोलता है रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरे कार को छूना भी मत। सारे बॉडीगार्ड एक साथ पंच मारते हुए उसको उड़ा देते हैं, बोलते हैं हट जा सामने से, हमारे बॉस ने ऑर्डर करा है। और फिर दे दनादन कार को तोड़े जा रहे होते हैं। वो बंदा रोते हुए बोलता है मेरा फ्रंट लाइट नहीं, मेरा गेट भी तोड़ दिया, मेरा विंडो भी नहीं छोड़ा। तभी पीछे से जावी रोड रोलर लेके आ गया होता है। उस बंदे का तो हालत खराब हो गया था रोलर को देख के। वो बोलता है ये क्या है, एक रोलर यहाँ पे क्या कर रहा है? तब तक जावी रोलर को कार के ऊपर चढ़ा दिया होता है और आगे पीछे कर रहा होता है रोलर को। फिर एकदम से चढ़ा के सच में पापड़ बना दिया होता है। उस बंदे का तो लग रहा होता है दुनिया ही उजड़ गया। वो रोते हुए बोलता है मेरा मेरा लैम्बोर्गिनी। फिर एमसी उसके सामने पैसे गिराते हुए बोलता है ये पैसे तुम्हारी कार के लिए, उठाओ और चलते बनो यहाँ से। वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्चे। और फिर फोन लगाते हुए बोलता है मैंने अभी अभी बड़े लोगों को कॉल करा है, तुम तो गए, तुम मारे जाओगे। तभी वहां पे वही पुलिस वाले आगे होते हैं जिनका बैंड जॉली ने बजाया होता है। वो पूछते हैं हमें रिपोर्ट मिला है एक कार के तोड़े जाने का, क्या वो तुम हो जिसने हमें रिपोर्ट करा था? वो बंदा खुश होते हुए बोलता है हाँ हाँ मैं ही था वो, आपको याद है लास्ट टाइम हमने लंच करा था साथ में? और फिर रोते हुए पुलिस वाले का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कैप्टन जाओ, आपको मेरा बदला लेना होगा, मेरा कार को तोड़ा गया है और मुझे बुली भी करा गया है। कैप्टन जाओ बोलते हैं तुम्हें बुली? ये कैसे हो सकता है? एमसी हाथ दिखाते हुए बोलता है और क्या कैप्टन जाओ कैसे हैं, बहुत टाइम हुआ आपसे मिले हुए। कैप्टन जाओ बोलते हैं एमसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन दोनों का बातें करते हुए देख के लैम्बोर्गिनी वाले का तो मुंह खुला खुला हो जाता है और वो सोच रहा होता है मैं तो गया, ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एमसी जॉली का नेम कार्ड देते हुए बोलता है ये लॉयर जॉली का नेम कार्ड है, आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। उधर एमसी के बॉडीगार्ड चुपचाप खसकने लगते हैं पीछे से। कैप्टन जाओ कार्ड लेते हुए सोचता है लॉयर जॉली। फिर उसको याद आता है जॉली ने कैसे उस बंदे का बजाया होता है। वो सोचता है इस बंदे का लॉयर बहुत डेंजरस है। लैम्बोर्गिनी वाला बंदा जॉ से बोलता है कैप्टन जाओ ये वही बंदा है जिसने मेरे लैम्बोर्गिनी को तोड़ा है। कैप्टन जाओ सुट्टा चलाते हुए बोलता है लैम्बोर्गिनी के बाद से मुझे कुछ याद आया जो तुमसे पूछना था। आज रात एक बिना लाइसेंस वाली लैम्बोर्गिनी थी जो रेड लाइट को क्रॉस करके एक आदमी को टक्कर मार दिया। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वाला बंदा भागने के चक्कर में था, लकीली वहां पे पुलिस वाले थे जिन्होंने उसे रोक दिया। वो जो लैम्बोर्गिनी थी कहीं वो तुम्हारी तो नहीं थी? ये सुन के उस बंदे का फट के बुरा हाल हो गया होता है। वो घबराते हुए बोलता है क्या कैसे वो मेरी हो सकती है, मैं तो BMW ड्राइव करता हूँ। पुलिस वाले उसको पकड़ते हुए बोलते हैं पर अभी तुमने बोला तुम्हारी लैम्बोर्गिनी तोड़ी गई है, चलो हमारे साथ। लैम्बोर्गिनी वाला बंदा रोते हुए बोलता है तुम लोग गलत आदमी पे आरोप लगा रहे हो, मैंने तुम्हारे डायरेक्टर के साथ खाना खाया था, मैं तुम्हारे डायरेक्टर से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने लॉयर को कॉल करना चाहता हूँ, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। एमसी बोलता है बेवकूफ कहीं का, खुद पुलिस को कॉल करके खुद को पकड़ा दिया। तभी अचानक एमसी की आंटी उसको चिल्लाते हुए बुलाती है और गुस्सा होते हुए बोलती है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो काले कपड़े में कौन लोग थे? क्या तुमने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है? एमसी घूमते हुए बोलता है आंटी आप टेंशन मत लो, मैंने जो बिजनेस करा था पैसे वहां से आए हैं। वो सब हटाओ आंटी, ये बताओ मेरी कजन कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? आंटी बोलती है उसने मुझे कॉल करा था कि वो आ रही है, पर उसके बाद मैंने बहुत बार कॉल किया पर उससे बात नहीं हो पा रही मेरी। एमसी सोचने लगता है मेरी कजन ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो ना आए, क्या ऐसा हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया है? एमसी बोलता है आंटी मैं जा रहा हूँ कजन को खोजने, आप अंकल का ध्यान रखिए, उसका टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आंटी बोलते हैं ठीक है रोड पे ध्यान से जाना। एमसी कार लेके निकल जाता है और बोलता है जारवस क्या कोई तरीका है जिससे कजन का लोकेशन पता चल पाए? जारवस बोलता है हाँ है ना, सुपर नेविगेशन सिस्टम। ये जो रेड डॉट है तुम्हारी कजन यहाँ है, और हाँ मैं बता देता हूँ कि तुमको ये यूज करने के हर एक मिनट के लिए 5 पॉइंट देने होंगे। एमसी बोलता है साली यूज करने के बाद बता रहा है तू बहुत बड़ा कमीना है। जारवस बोलता है दोस्ती के नाते तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि तुम्हारी कजन अभी खतरे में है। ये सुन के एमसी घबरा जाता है और एक्सीलेटर दबाते हुए कार का स्पीड और तेज कर देता है, सोचते हुए पहले अंकल और मेरी कजिन, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई तो है जो मुझे टारगेट कर रहा है। एमसी एक बार के पास आ गया होता है और अंदर जाता है। अंदर पूरा डांस वाला माहौल होता है और सब नाच रहे होते हैं और स्टेज पे लड़कियां पोल डांस कर रही होती है। एमसी सोचता है मेरी कजन एक बहुत अच्छी लड़की है, वो यहाँ क्यों आई? एमसी को एक बंदे का आवाज आता है, वो बंदा किसी को जबरदस्ती पीने के लिए बोल रहा होता है। वहाँ कुछ बंदे एक लड़की को बैठा के उसे पीने के लिए बोल रहे होते हैं। वो लड़की एक चोटी वाले बंदे को धक्का देते हुए बोलती है मैंने बोला नहीं पीना मुझे। वो चोटी वाला बंदा गुस्से में उस लड़के को एक थप्पड़ चिपका देता है और बोलता है मैंने तुझे अपने साथ पीने के लिए बुलाया, तुझे इज्जत दी और तुम हमें मना कर रही हो? इससे पहले ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ऐसा हिम्मत किया हो मेरे सामने। एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके मुर्गे पे एक जोर का लात मारते हुए बोलता है तेरी माँ की इज्जत की ऐसी की तैसी। चोटी वाले बंदे का तो मुर्गा का साथ साथ उसका अंडा भी टूट गया होता है। वो रोते हुए बोलता है मेरा अंडा टूट गया।
उसके दोस्त का हालत खराब हो गया होता है। वो पूछ रहे होते हैं, बड़े भाई तुम ठीक तो हो क्या, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जिस लड़की को ये लोग छेड़ रहे होते हैं वो एमसी की कजन होती है। एमसी उसके पास जाके बोलता है, बहन तुम ठीक तो हो ना। कजन घबराते हुए बोलती है, एमसी तुम यहाँ क्यों हो, और फिर एमसी का हाथ पकड़ के खींचते हुए भागने के लिए बोलती है। एमसी को कुछ समझ नहीं आता, उससे पहले वो एमसी को लेके खींचते हुए भागने लगती है। एमसी बोलता है, रुको तो हम भाग क्यों रहे हैं। पर कजन बोलती है, कोई टाइम नहीं है क्वेश्चन का, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। चोटी वाला बंदा को उसके दोस्त लोग सहारा देके खड़ा करते हैं और गुस्से में बोलता है, तुम भागना चाहते हो यहाँ से, सपना देखो भाइयों, रोको इन दोनों को, आज रात की बियर मेरी तरफ से होगी। कुछ बंदे एमसी और उसके कजन को रोक लेते हैं और बोलते हैं, इतने छोटे से बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर मिंग। एक बोलता है, हंगामा खड़ा करके तुम सोच रहे थे यहाँ से भाग जाओगे, तुम तो अब मारे जाओगे। कजन रोते हुए बोलती है, एमसी मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। एमसी बोलता है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो बहन, और आगे बढ़ते हुए बोलता है, सब अपने भाई के ऊपर छोड़ दो तुम। जिसने रोका होता है वो बंदा बोलता है, सब तेरे पे छोड़ दे, तुम एक एक करके आओगे तो भी मारे जाओगे। एमसी हंसता है और अपने पॉकेट में हाथ डालता है और बहुत सारे पैसे निकाल के हवा में उछाल लेता है और सारे बंदे पैसे को ही देखे जा रहे होते हैं। एमसी बोलता है, भाई और उनकी प्यारी भाभीियों, ये जरूर आपका फर्स्ट टाइम होगा यहाँ, ये पैसे आपके लिए वेलकम गिफ्ट है। अगर आप चाहें तो आप आराम से 10,000 कमा सकते हैं, आपको बस इतना करना है। और फिर एमसी मेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस बंदे को इतना कूटो कि भंगाड़ वाला भी उसको कचड़ा समझे। मेंग हंसते हुए बोलता है, तुम कितने भोले हो, ये मेरे कस्टमर्स है, वो तुमसे नहीं खरीदे जा सकते। तभी पीछे से कोई ईंट चला के मेंग के सर पे मारता है। मेंग सर पकड़ते हुए भीड़ की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ये किसने किया, तुम में से कौन था जिसकी आंखें नहीं है और उसने मुझे ईंट से मारा। अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हें, उसका बात भी खत्म नहीं होता उसके पहले ही सारे बंदे कुछ ना कुछ हाथ में लेके उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, आगे बोल, अगर पकड़ लेता है तो क्या होगा, क्या हमारे साथ, अब मरने के लिए तैयार हो जा तू। एमसी हाथ में एक नोट रखते हुए बोलता है, यहाँ पे जो बोला है वो तुम हो, और नोट दिखाते हुए बोलता है, एक कहावत है कि अगर आपके पास नोट है तो आपके पास वोट है। फिर सारे बंदे मैंग के ऊपर कूद पड़ते हैं। एक बोलता है, मैं तो इसे पहले से ही नफरत करता था, अगर मुझे पैसे नहीं भी मिलते तब भी मैं इसे मारता। दूसरा बोल रहा होता है कि मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। तीसरा बोलता है, जो भी हमें पैसे देगा हम तो उसके हो जाएंगे, सब कोई चलो साथ में इसको कूटते हैं। फिर वो सारे मिलके मैंग को मारने लगते हैं। मैंग रोते हुए बोलता है, मुझे मत मारो, मेरे फेस को छोड़ दो कम से कम, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे मारना बंद करो। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर मुझे बचा लो। तभी कोई पूरे स्पीड के साथ आता है और सबको मार के साइड में गिरा देता है और जाके मेंग के पास खड़ा होकर बोलता है, घबराओ मत मेरे चेले, मैं यहाँ आ गया हूँ। मेंग उन बंदों की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम लोग अब नहीं बचने वाले हो, तुम मारे जाओगे, मेरे मास्टर डुआन यहाँ आ चुके हैं। उन बंदों को तो हाथ में जितना हथियार होता है वो गिरा दिए होते हैं और घबराते हुए बातें करने लगते हैं, डुआन ये तो वही है ना सुपर पावरफुल मास्टर, अफवाह ये है कि इन्होंने 10 साल पहले सड़क पे सभी को काट डाला था। एमसी हंसते हुए बोलता है, मास्टर अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें ये लगता है कि तुम किसी मार्शल आर्ट मूवी से आए हुए हो। ये सुन के मास्टर डुआन बड़ा गुस्से में सारे बंदों को मारे जा रहा होता है और बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर जंप करते हुए एमसी की तरफ बढ़ता है और बोलता है, मर जा कमीने कहीं के। एमसी का आप गंदा वाला फटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, हे भगवान ये तो सच में मार्शल आर्ट का मास्टर है। सिस्टम डेटा बता रहा होता है अटैक का और एमसी सोचता है, सिस्टम बता रहा है इसके फाइटिंग का ताकत 10,000 से अधिक है, मैं इसके हमले के बाद 3 सेकंड तक भी जिंदा नहीं रहने वाला। मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से कुछ प्लान सोचना होगा। मेरा सिस्टम क्या मेरा जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर सकता है। तभी जारवस आ जाता है केला खाते हुए और बोलता है, हाँ हम बचा सकते हैं लेकिन 1000 पॉइंट लगेगा। एमसी गुस्से में जारवस को पकड़ के घुमाते हुए बोलता है, अब भी मुझे तुम्हारे लिए सारे पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, मैं मरने के बाद कैसे पॉइंट अर्न कर सकता हूँ। जारवस बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम का नियम है। लेकिन जैसा कि तुम एक नौसिखी और एक बेवकूफ हो, सिस्टम तुम्हें एक फ्री का सुपर इनविजिबल किलर पावर देता है। ये बोल के जारवस केले का छिलका फेंक देता है और जाने लगता है। एमसी चिल्लाते हुए छिलका दिखाते हुए बोलता है, हे भगवान तुम इधर आओ अभी के अभी, ये तुम्हारा सुपर इनविजिबल किलर पावर है, केले का छिलका फेंकना, इससे क्या होता है। तभी एमसी का ध्यान जाता है कि डुआन बहुत करीब आ गया है। एमसी झटके से उसके सामने से हट जाता है। डुआन का पैर सीधा जारोस के फेंके हुए छिलके पे पड़ता है, उसका पाँव स्लिप करता है और वो धड़ाम से करके सीधा अपने मुंह के बल नीचे गिरता है। डुआन को इतना जोर का लगा होता है कि उसके सर से उसका बाल ही निकल गया होता है और बेहोश हो गया होता है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था ये देख के। एमसी बोलता है, क्या आप सब ठीक हो क्या। बैंक जाके डुआन को पकड़ के हिलाते हुए बोलता है, मास्टर आप ठीक तो हैं, आपको कैसा लग रहा है, मैं आपका चेला जरूर आपका बदला लूंगा। तभी पीछे से बंदे लोग फिर से अपना हथियार उठा लिए होते हैं और बोल रहे होते हैं, बदला, और तू तू आज का दिन ही पूरा नहीं जी पाएगा, और बोल रहा है बदला लेगा। फिर वो सारे मिलके उसको कूटना शुरू कर देते हैं। मैंग रोते हुए बोल रहा होता है, कोई तो बचा लो मुझे। एमसी कजन को लेके बाहर आ गया होता है और 1 मिलियन का चेक देते हुए बोलता है, बहन ये पैसे अंकल के इलाज के लिए हैं। कजन बोलती है, क्या क्या,
1 मिलियन। एमसी उसको चुप कराते हुए बोलता है चुप हो जा पागल, हम अभी पब्लिक प्लेस में है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, चिल्ला मत। कजन बोलती है छोटे भाई इतने सारे पैसे तुम्हें कैसे मिले, बताओ मुझे, क्या तुम कुछ इलीगल कर रहे हो या तुम अश्लील चीजों का ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ये चेक फेक है। एमसी कान ढकते हुए रोते हुए सोचता है फिर से नहीं, तुम लोग हमेशा मुझ पर क्यों डाउट करते हो। एमसी कजन के पीछे इशारा करते हुए बोलता है अंकल वो मूर्ति है तो कोई नहीं होता। तब तक एमसी फट से भागने लगता है और बोलता है बहन पैसों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कजन चिल्लाते हुए बोलती है रुको पहले मुझे एक्सप्लेन करो तो सही। एमसी कहाँ एक्सप्लेन करने वाला था, वो तो भाग गया होता है। एमसी के भाग जाने के बाद वो फिर बोलती है ये लड़का ना खरगोश से भी तेज भागता है। कोई बंदा होता है जो कि इनको पीछे से देख रहा होता है, वो कॉल लगाता है और बोलता है बॉस मैंग भी फेल हो गया। दूसरी तरफ हान कोई नहीं होता है, वो फोन पटक के तोड़ देता है और बोलता है कचड़े सारे के सारे कचड़े भरे हुए हैं, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए साले कचड़े कहीं के। हान में बोलता है पप्पा इस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हान क्वीन हंसते हुए बोलता है तुम भरोसा रखो, तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे रास्ते हैं, देखते जाओ उसके सारे स्टॉक्स मेरे होंगे। सीन शिफ्ट होता है एमसी के पास, वो रुक के हाँफ रहा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार मैं बच निकला, मुझे डर है कि मेरी बहन मेरे मामलों में ना फंस जाए। तभी जारवस अचानक से उसके सर पे गिरता है डोंग करते हुए और बोलता है बधाई हो होस्ट, एक नया मिशन आया है। एमसी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कमीने कहीं के, तू मुझे डरा के मार देना चाहता है क्या। जारवस बोलता है तुमको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये मिशन तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है मेरे अच्छे के लिए है मने। चार्ल्स बोलता है सही पकड़े हो, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्टार को पटाओ जिसका नाम जून रुयुन है। इसका रिवॉर्ड होगा 1000 पॉइंट और 2 फुल एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलेंगे, और अगर तुम फेल होते हो तो तुमको लड़की बना दिया जाएगा। एमसी बोलता है कोई भी टास्क जिसमें मेरे नन्हे मुन्ने को हिस्सेदारी के रूप में यूज करा जाए वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और मैं पूरी रात बिजी था तो मुझे घर जाना है और थोड़ा सोना है। जारवस चक्कू एमसी के मुंह पे रखते हुए विल देते हुए बोलता है तुमने ऑलरेडी एक मिशन को रिजेक्ट कर दिया है, अगर तुम फिर से रिफ्यूज करते हो तो मैं सीधा पनिशमेंट पे आ जाऊंगा। एमसी तो स्टैचू बन गया होता है ये सुनने के बाद और कांपते हुए बोलता है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या काफी नहीं है ये, मेरे नन्हे मुन्ने के बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ देते। जारवस स्माइल करते हुए गुड लक बोलते हुए चला जाता है। एमसी सोच रहा होता है इतोंग क्या बोलेगी, इमेजिन करने लगता है इतोंग रोते हुए बोल रही एमसी कमीने सुअर कहीं के। एमसी सोचता है ये क्या हो रहा है, मैंने अभी इतोंग को डेट करा है और अभी मुझे फिर से एक और दूसरी लड़की को डेट करना होगा, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है इसको लेके। एमसी अब म्यूजिक चैरिटी कॉन्सर्ट अरीना आ गया होता है, वहाँ लोग डांस कर रहे होते हैं और जून गाना गा रही होती है। गाना सुन के सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं जून हम तुमसे प्यार करते हैं, जून सबको थैंक्स बोल रही होती है गाना खत्म करके। एमसी तो उसको देख के और गाना सुन के बावड़ा सा हो गया होता है, सोच रहा होता है अरे रे ये तो सच में मेरे अच्छे के लिए टास्क है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सच में टीवी के तुलना में 100 टाइम ज्यादा मस्त दिखती होगी, मैं पक्का इस लड़के को पटाने वाला हूँ। फिर एमसी नींद नींद करते हुए पैसे लुटाने लगता है, सारे लोग पैसे लूटने में लग जाते हैं और एमसी बीच से नींद नींद करते हुए निकल जाता है। उधर सारे बंदे पैसे लूटते हुए आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। जून सोच रही होती है क्या हो रहा है ये अचानक से क्यों लड़ाई करने लगे। तभी कोई उसको बुके देते हुए बोलता है हेलो सुंदर लड़की। ये अपना एमसी होता है जो कि पता नहीं कहाँ से एक बुके लेके आ गया होता है, वो भी पैसों से फ्लावर बना हुआ, और बोलता है कोई इंटरेस्ट है आपको मेरे साथ पैसे गिनने में। मैं क्विनी कॉर्पोरेशन का, अभी बोल ही रहा होता है तब तक कुछ लोग उसको धक्का मार के गिरा देते हैं। ये कुछ बूढ़े चचा लोग होते हैं। एक बोल रहा होता है जून मैंने सुना है तुम चैरिटी कॉन्सर्ट कर रही हो, मैं 5 लाख डोनेट करूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। दूसरा चचा बोलता है मैं 5 लाख क्या है कुछ नहीं, मैं 8 लाख डोनेट करूंगा। तीसरा चचा बोलता है मैं 1 मिलियन डोनेट करूंगा अगर जून मेरे साथ डिनर करती है तो। फिर वो तीनों चचा आपस में लड़ाई करने लगते हैं। एक बोलता है बकवास मत कर, तू 80 साल के दिखने वाला आदमी है और तू हिम्मत कर रहा है जून से अभी भी बात करने का। दूसरा बोलता है मैं बूढ़ा हूँ वो ठीक है, पर तेरी तरह टकला तो नहीं हो ना। फिर पहला वाला बोलता है तू मुझे टकला बोल रहा है तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम्हारा नन्ना मुन्ना खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता होगा। जून बोल रही होती है सब कोई लड़ाई करना बंद करो, जब तक काइंडनेस है मैं सबकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। एमसी सोच रहा होता है भाई यार इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सेलिब्रिटी है, यहाँ कंपटीशन और बढ़ गया है, लेकिन ये तो केवल कुछ सड़े हुए बूढ़े हैं, वो मेरे से नहीं जीत सकते डोनेट करने में। तभी एक बंदा पीछे से आता है और बोलता है मैं 10 मिनट डोनेट करूंगा। एमसी चौंकते हुए सोचता है ये क्या, ये कौन है ये जो चुपचाप जबरदस्ती अंदर घुस गया। उस बंदे का 10 मिलियन सुन के लोग बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है 10 मिलियन, ये तो कोई पागल आदमी है। एक लड़की बताती है ये तो सीईओ है कांग फैमिली मेडिकल बिजनेस का, कांग तियांग मिंग। वो बंदा फिर बोलता है कांग तियांग मिंग ये तो बहुत अमीर फैमिली से है। तियान बोलता है लेकिन पहले मैं डोनेट करूँ उससे पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मिस जून मुझे एक किस दे। जून ये सुन के शॉक्ड हो गई होती है। तियान फिर बोलता है जैसा कि मिस जून बहुत दयालु है तो इतना तो कर ही सकती है, चैरिटी डोनेशन के लिए तुम रिफ्यूज तो नहीं करोगी है ना। तीनों चचा और बाकी लोग गुस्से में
में तियान को गंदा गंदा छिला छिला गाली दिए जा रहे होते हैं। तियान हंसते हुए बोलता है ये तो एक चैरिटी कंसर्ट है ना, अगर तुम लोग को हिम्मत है तो तुम लोग मेरे से ज्यादा डोनेट क्यों नहीं करते। ये सुन के तो चचा और बाकी लोग एकदम शांत हो गए होते हैं। तभी एमसी हाथ देते हुए आता है और बोलता है ऐसा है कि ये मेरा पहला टाइम है चैरिटी में, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर एमसी अपना मिडिल फिंगर तियान को दिखाते हुए बोलता है मैं इसे क्यों ना एक बार आजमाऊं और 100 मिलियन डोनेट करूं। ये सुन के तो सारे बंदे तियान और जून सॉफ्ट हो गए होते हैं। एमसी पूरा प्राउडली खड़ा होता है और लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक बिलियनियर है, ये वही बिलियनियर है जो हमारे स्कूल में हुआ था पहले। यान चिल्लाते बोलता है ये प्यार दिखाने के बारे में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पैसे डोनेट करते हो। चचा लोग बोल रहे होते हैं ये तू बोल रहा है कमीने, पहले ये दिखावा कौन कर रहा था। तभी एमसी बोलता है नहीं, ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। और जून की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है पैसे केवल संसारिक संपत्ति है, ये सिर्फ एक मोह माया है, सबसे जरूरी चीज है वो है प्यार। मैं फ्यूचर में एक चैरिटी फाउंडेशन खोलूंगा। और एमसी जून का हाथ पकड़ते हुए बोलता है और ये फाउंडेशन मेरे नाम पे नहीं खोला जाएगा बल्कि, और फिर एमसी नीचे बैठ के जून के हाथों को चूमते हुए बोलता है बल्कि मेरे गॉडेस के नाम पे होगा। जून तो पूरा शर्मा गई होती है। भीड़ में सारे बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं वाह, इससे पता चलता है कि ये बिलियनियर ना केवल अमीर है बल्कि बहुत प्यार करने वाला भी है। एक बोल रहा होता है केवल यही हमारी गॉडेस के लिए वर्दी मैच है। ध्यान चिल्लाते बोलता है मेरे पिछवाड़े का मैच है वो, जून और मैं ही बेस्ट मैच है। भीड़ वाले जो तो चला के तियान को मारते हुए बोलते हैं भाड़ में जा तू कमीने, बदबूदार परवट। तियान भागते हुए बोलता है तुम लोग बस वेट करो। एमसी हंसते हुए सोच रहा होता है हे तुझे लगता है कि तुझ जैसा कचड़ा मेरी लड़की को ले जा सकता है। फिर भीड़ में एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है चुम्मा। एमसी शॉक होते बोलता है क्या। फिर तो पूरा भीड़ चिल्लाने लगता है चुम्मा चुम्मा चुम्मा। वो सारे चिल्लाए जा रहे होते हैं। एमसी घबराते हुए बोलता है ये चीज और पब्लिक में नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है। अभी एमसी बोल ही रहा होता है तब तक जून अचानक से आके एमसी के गाल पे एक चुम्मा दे देती है। और चुम्मा देने के बाद एमसी के कान में बोलती है शाम को 9 बजे स्कूल के बाहर छोटे जंगल में आ जाना। जून ये बोलकर जाने लगती है और एमसी अपना पूरा ब्लैंक हो गया होता है। तभी जारवस आता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन एमसी, तुमने वेलफेयर मिशन को कंप्लीट कर दिया है, तुम्हें 1000 पॉइंट और 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी का पावर 14, एजिलिटी 14, डिफेंस 13 और इंटीग्रल 1020 हो गया होता है। एमसी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है जारवस को। जारवस बोलता है ओए क्या तुम ठीक हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ भी। एमसी अचानक पूरा जोश में चिल्लाते बोलता है छोटा जंगल ओ तेरी। फिर एमसी पगला जैसे नाचते हुए बोलता है छोटा जंगल छोटा जंगल छोटा जंगल, एक खूबसूरत लड़की ने मुझे छोटा जंगल में बुलाया है। जारवस बोलता है ये आदमी पगला गया है। एमसी रुकता है और बहुत ध्यान से सोचता है शांत हो जा, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। एमसी फट से पता नहीं कहां से 20 फेस मास्क लगा लेता है और अपने नन्हे मुन्ने को परफ्यूम से नहला देता है। और सेफ्टी मेजर के लिए नन्हे मुन्ने के लिए बहुत सारा बलून भी ले लिया होता है। फिर एमसी पूरा रेडी हो जाता है छोटे जंगल में जाने के लिए, अपना गन लेके और अपना बलून लगा के। सीन शिफ्ट होता है, एमसी जंगल में आ गया होता है। वहां पे जून पहले से खड़ी होती है। एमसी जून के पास जाके उसका आवाज देता है। जून मुड़ती है और बोलती है तुम आ गए एमसी। एमसी पूरा नर्वस हो गया होता है, कांपते बोलता है हाँ मैं आ गया। मिस जून आज आप हेल्दी दिख रहे हो। जून बोलती है क्या, हाँ थैंक यू। फिर एमसी बोलता है क्या आपने कल खाना खाया था। जून बोलती है हाँ। एमसी फिर बोलता है आज का मौसम भी काफी अच्छा है ना, बारिश नहीं हुई है। जून बोलती है हाँ ये अच्छा है। दोनों कुछ भी उल्टा पुल्टा बकवास कर रहे होते हैं। एमसी परेशान होते हुए सोच रहा होता है मैं किस बकवास के बारे में बात कर रहा हूँ, लड़ाई अभी तक लड़ी भी नहीं गई है और मेरा दिमाग पहले से ही खाली है। मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा इतना क्यों फटा हुआ है। एमसी का पूरा हाथ कांप रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी भी मैं मानता हूँ मैं अभी इन सब चीजों के लिए कच्चा हूँ, अचानक इन्होंने मुझे इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई में भगोड़ा बनने जा रहा हूँ। तब तक जून एमसी का हाथ पकड़ते हुए स्माइल करते हुए बोलती है मेरे साथ आओ। फिर दोनों एक पेड़ के ऊपर आगे होते हैं। एमसी का तो अभी भी फटा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है क्या तुम सीरियस हो, पेड़ पे, हम पेड़ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये सभी सेलिब्रिटीज के लिए नॉर्मल बात है। जून बोलती है मैं मच्छरों द्वारा काटा जाना नहीं चाहती और यहाँ का सीनरी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम जगह बदल सकते हैं। एमसी फट से बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है जून पेड़ के डाल पे बैठ के बोलती है मेरे साथ जेंटल रहना। एमसी पूरा जोश में बोलता है चिंता मत करो मैं अल्ट्रा जेंटल रहूंगा। और फिर एमसी कूद जाता है, जैसे ही कूदता है उसका मुंह पेड़ से टकराता है, उसको रियलाइज होता है कि वो ये सब बस सोच रहा था। जून बोलती है तुमको क्या हुआ एमसी, तुम किस बारे में सोच रहे थे। एमसी फट से खड़ा होते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं तो इस बारे में सोच रहा था कि इस चैरिटी फंड को कैसे स्टार्ट करा जाए और मैं थोड़ी देर के लिए विचारों में खो गया था अपने। ये बोल के एमसी सोच रहा होता है ओ तेरी, मैंने फिर से दिन में सपने देखना शुरू कर दिया था मतलब। जून बोलती है सच में एमसी तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आज रात तुम्हारे जनरस डोनेशन के लिए धन्यवाद। एमसी बोलता है
है तुमने सिर्फ मुझे धन्यवाद कहने के लिए यहाँ आने कहा था। जून शर्माते हुए बोलती है हाँ, क्योंकि अगर आमने सामने हमारी बहुत सारी बात होती तो मीडिया काफी सारे अफवाहों से भर जाती, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ आने के लिए कहना पड़ा। तुमको परेशानी में डालने के लिए मुझे माफ करना। एमसी स्माइल देते हुए बोलता है ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, पर अंदर ही अंदर रोते हुए सोच रहा होता है मेरा छोटा सा जंगल में मंगल का सपना टूट गया। तभी पीछे से किसी का आवाज आता है मुझे बहुत जलन हो रही है। ये हानवेन होता है जो कि कुछ बंदों के साथ आया हुआ होता है। वो बोल रहा होता है तुम सच में जून को पटा लिए, तुम बहुत किस्मत वाले हो। एमसी जून को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है हानवेन तुम क्या चाहते हो। हानवेन एमसी को इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, नहीं तो आज रात तुम्हारे मरने का दिन होगा। एमसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके फाड़ने लगता है और फेंकते हुए बोलता है तू सपना देख, मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा। हानवेन सुट्टा जलाते हुए बोलता है अच्छा एमसी, इसके बारे में एक बार और सोच लो, तुम्हारे अंकल और बहन अभी भी हॉस्पिटल में ही है, ठीक है ना। एमसी घबराते हुए सोचता है इसको ये सब कैसे पता। हानवेन पिक्चर्स निकालते हुए बोलता है अब तुम समझ गए, अगर तुम इस पे साइन नहीं करते हो तो तुम्हारे पास जो भी होगा वो मारा जाएगा। फिर हानवेन पिक्चर गिरा देता है जिसमें एमसी के दोस्तों और ईतोंग का पिक्चर होता है। पिक्चर देख के एमसी गुस्सा हो गया होता है और हानवेन को गाली देते हुए पंच करने जा रहा होता है। तभी हानवेन के साथ आया हुआ बंदा एमसी को एक रॉड से मारता है। एमसी नीचे गिर गया होता है और सब उसको लातों से मार रहे होते हैं। जून एमसी के ऊपर आके उसको बचाते हुए बोलती है रुक जाओ, तुम लोग किसी को कैसे मार सकते हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो बंदा बोलने लगता है सच में ये बोल रही है पुलिस को बुला लेगी। हाँ हाँ, हम तो इतना डर गए कि पूछो मत। फिर वो सारे मिलकर जून को पकड़ लेते हैं। एक बोलता है तुमने तो हमें डरा दिया। दूसरा बोलता है तुम सच में एक ब्यूटीफुल स्टार हो, इतनी गोरी और चिकनी बॉडी है तुम्हारी। तीसरा बोलता है तुम हमारे साथ कुछ मजे क्यों नहीं करती। जून रोते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। एमसी उठता है और बोलता है रुक जाओ, मैं साइन कर दूंगा, मुझे दो, मैं साइन कर देता हूँ। हानवेन हंसते बोलता है तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, ये लो ये रहा। एमसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर और पेन लेते हुए बोलता है इस बार तुम लकी हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जंगल में हूँ। हानवेन हंसते हुए बोलता है हमने तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोगों को लगा रखा है। एमसी पूछता है तो कार एक्सीडेंट और बार की लड़ाई इन सब के पीछे तुम थे। हानवेन बोलता है बेशक, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। एमसी वो स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा तुम मेरे शेयर्स पाने के लिए ऐसे प्लान बना सकते हो। हानवेन हंसते हुए बोलता है हाँ, मैंने ये सब करा है अपने पापा के प्लान्स के अनुसार। एमसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते बोलता है ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। हानवेन बोलता है ज्यादा देरी नहीं लगी तुम्हें। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट देखता है। एमसी ने वहाँ लिखा होता है थैंक यू मुझे सब कुछ बताने के लिए बेवकूफ, और वहाँ हानवेन का पिक्चर बना हुआ होता है जिसमें उसके सर पे टट्टी होती है। हानवेन चिल्लाते हुए होता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे फिर से धोखा दिया है, मार डालो इसे। उसके सारे बंदे बोलते हैं समझ गया बॉस। एमसी बोलता है जारवस मुझे दवा की जरूरत है। जारवस बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन आता है, रेस पोशन को एक्टिवेट करा जाता है। एमसी साइन करने लगता है। उन बंदों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होता, वो बोल रहे होते हैं ये बहुत पावरफुल है, क्या हो रहा है यहाँ। एमसी का कपड़ा चेंज हो गया होता है और उसके आसपास पूरा ऑरा दिख रहा होता है। वो बोलता है तुम पहले मारे जाओगे। वो बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या है, ये ब्रूस या कॉस्प्ले कर रहा है या जैकी चैन का चेला है। फिर वो बंदे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ये केवल झूठ का दिखावा कर रहा है। फिर एमसी अपने हाथ में गोकू स्टाइल में एनर्जी जनरेट करते हुए बोल रहा होता है कामे। वो बंदा हंसते हुए बोलता है ये कुछ ज्यादा ही ड्रैगन बॉल पड़ रहा है। दूसरा बंदा बोलता है मैं तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ, भले ही तुम सुपर सेयन ही क्यों ना हो। एमसी अभी भी एनर्जी जनरेट करते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं। फिर एमसी हा करते हुए एनर्जी रिलीज कर देता है। एनर्जी रिलीज करते ही वहां पूरा तबाही मच जाता है, पेड़ उखड़ गए होते हैं और कामयाहा का पावर दिखाया जाता है। एमसी के सामने का पूरा जमीन ही साफ हो गया होता है। उन सारे बंदों का तो हालत खराब हो गया था, वो इधर उधर उल्टे पुल्टे पड़े हुए होते हैं जमीन पे। एमसी कामयाहा रिलीज करने के बाद नॉर्मल होते हुए जारवस से बोलता है वाह बहुत दर्द हो रहा है, ये साइड इफेक्ट है क्या। जारवस बोलता है तुमने एक झटके में इतना अधिक एनर्जी रिलीज करी है, बेशक तुम्हारा बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमसी पूछता है ये कमीना हानवेन कहाँ है। जारवस इशारा करते हुए बोलता है वो तो रहा पूरा शॉक्ड में है लौंडा। हानवेन का मुंह खुला हुआ होता है, वो बोल रहा होता है ये क्या था। एमसी आगे बढ़ते हुए हानवेन का नाम लेता है। हानवेन तो पूरा कांप गया होता है। एमसी उसके पास जाके बोलता है मुझे तू अपने और अपने पप्पा के अपराधों के सबूत दे, नहीं तो मैं तेरे अंडे निकाल लूंगा। हानवेन बोलता है सपना देखो, मैं अपने पप्पा को नहीं बेचूंगा। एमसी हंसते हुए बोलता है वाह कितना वफादार और अच्छा है रे तू। लेकिन ये बोल के एमसी अपना फोन निकाल के पहले वाला बातों का रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें हानवेन ने बोला होता है ये सारा चालाकी वाला प्लान का एडवाइस मेरे पप्पा ने दिया था। एमसी बात कंप्लीट करते हुए बोलता है मुन्ना तूने ऑलरेडी अपने पप्पा को बेच दिया है, मैंने तुझे एक मौका दिया था लेकिन क्या कर सकता है, बहुत अफसोस की बात है। हानवेन घबराते हुए बोलता है रुको रुको मैं सब कुछ बताऊंगा। एमसी गंदा सा शक्ल बनाते हुए बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना। हानवेन का तो हालत खराब हो गया था, उसको पसीना आने लगता है और नाक बहने लगता है। एमसी ने खींच के एक लात उसके मुर्गे को मार दिया होता है, उसको बहुत जोर से चीख निकल जाता है। एमसी को दोस्त को वो दर्द भरी आवाज बहुत दूर से सुनाई देती है। दापिन घबराते हुए बोलता है मैंने चीख सुनी उस साइड से। जब वो खिलौने वाला मुर्गा दिखाते हुए बोलता है ये मेरा चीखने वाला मुर्गा है। जून घबराते हुए एमसी को बुलाते हुए आती है और बोलती है पुलिस यहाँ आ चुकी है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। एमसी बोलता है सब ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जून
जून पूछती है क्या सही हो चुका है, तुमने अकेले ही सब सही कर दिया। एमसी हानविन को दिखाते हुए बोलता है उसे देखो क्या लगता है। हानविन वहां पड़ा हुआ होता है, उसके मुर्गे का जान निकल गया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे मर जाने दो। जून बोलती है तुम कमाल के हो, तुमने इन्हें अकेले ही ठिकाने लगा दिया। एमसी स्टाइल मारते हुए बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपना पूरा ताकत भी यूज नहीं करा था। जून एमसी से चिपकते हुए बोलते हैं तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो, जब हम घर पे हो तो मैं तुम्हारी असली ताकत जानना चाहती हूँ। एमसी तो पूरा लाल हो गया होता है, जोश में आ गया होता है और सोच रहा होता है ये सच में चाहती है। तभी ऑफिसर खांसते हुए आता है, दोनों को टोक देता है और बोलता है मुझे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि यहाँ रॉबरी हुई है। एमसी चौंकते हुए बोलता है कैप्टन जाओ आप फिर से, क्या पूरे शहर में केवल एक ही पुलिस ऑफिसर है। जॉब बोलता है ये हमेशा तुम ही क्यों होते हो यार। जाओ जून से पूछता है सस्पेक्ट कहाँ है, ये है क्या। जून बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर हार्विन की तरफ दिखाते हुए बोलती है ये है वो आदमी जो एमसी को और मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। हार्विन को होश आता है, वो सोचता है पुलिस यहाँ आ चुकी है। फिर फट से रोते हुए जाओ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है ऑफिसर मुझे एक रिपोर्ट करनी है, उसने मुझ पर और मेरे दोस्तों पर हमला किया, उसने मेरे मुर्गे को मार डाला। मुझे लगता है कि उसने एक मंगा कैरेक्टर का यूज करा है, ये पक्का प्लेनेट अर्थ पर हमला करने आया हुआ कोई एलियन है। ये बोलते हुए हार्विन कैप्टन जाओ का पूरा मुंह भर दिया होता है रो रो के। पुलिस वाले आके उसको टांग के लेके जा रहे होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कैप्टन जॉब बोलता है तुम्हें मदद की जरूरत है। हार्विन बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। कैप्टन जॉब बोलता है लेके जाओ इसको लॉक कर दो। एमसी बोलता है मेरे पास आपके लिए प्रेजेंट है। फिर एक फोन देते हुए बोलता है ये हार्विन का फोन है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जाओ देख के शॉक्ड हो गया होता है फोन को और बोल रहा होता है ये तो। तब तक एमसी बोलता है मैं चलता हूँ सर, ये ऐसा आप पे छोड़ देता हूँ। उधर जून आवाज दे रही होती है एमसी को आने के लिए। तब तक कैप्टन जॉब एमसी का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए लेके जा रहा होता है। एमसी घबराते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो। कैप्टन जॉब बोलता है तुमको मेरे साथ चलना होगा, यहाँ बहुत कुछ है जो कि दांव पे लगा हुआ है। एमसी बोल रहा होता है नहीं नहीं मुझे उसे घर छोड़ने जाना है। कैप्टन जॉब बोलता है तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। एमसी रोते हुए बोलता है मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्यों ऐसे हमेशा मेरे साथ होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है एमसी के विला को। एमसी उबासी ले रहा होता है। एमसी अभी अभी नींद से उठा हुआ होता है, सोच रहा होता है लानत है, मैंने पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताई, मैं कुछ घंटे ही सो पाया हूँ। एमसी के सामने ईतोंग, जॉली और जावी खड़े होते हैं। जॉली बोलता है मास्टर आप फाइनली जाग गए। एमसी घबराते बोलता है तेरी तो तुम लोग मेरे रूम में क्यों हो। जॉली चश्मा ऊपर करते हुए बोलता है मास्टर आप भूल गए हैं क्या, आज बोर्ड की कॉन्फ्रेंस मीटिंग और आपको जाना था। उधर ईतोंग और जावी एमसी को चीयर कर रहे होते हैं। एमसी हंसते हुए बोलता है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, देख के लग रहा है कि तुम सभी मोटिवेटेड हो। एमसी तैयार हो गया होता है, पूरा कोट वोट डाल रहा होता है और बोल रहा होता है चलो चलते हैं और फाइट करते हैं, मजा आएगा। तो एमसी अब क्वीनी का ऑपरेशन बिल्डिंग आ गया होता है। लड़कियां उसको देख के बोल रही होती है क्या ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ये कितना जवान हैंडसम और पैसे वाला है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एमसी पूरा स्टाइल में आ रहा होता है। कुछ और लड़कियां देख के बोल रही होती है ये कितना परफेक्ट है। जारवस आता है और स्माइल देते हुए बोलता है तुम इंसान बहुत इंटरेस्टिंग हो, अब जब तुम अमीर हो गए हो हर कोई तुमसे प्यार करता है। फिर जारवस इमेजिन करने लगता है एमसी के पास बहुत सारी लड़कियां हैं और एमसी पूरा खुश है। ये इमेजिन करने के बाद जारवस बोलता है सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनने तक का वेट करो, तुम्हें और भी अधिक प्यार किया जाएगा, तुम एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। एमसी बोलता है मैं नहीं चाहता। ये सुन के जारवस चौंक जाता है। एमसी फिर सीरियस होते हुए बोलता है मैं हार्विन की तरह कचरा नहीं बनना चाहता, जब मैं क्वीनी ऑपरेशन को टेक ओवर करूंगा तो मैं अपने पैसों का यूज सोसाइटी की मदद के लिए करूंगा। जारवस अब ये सुन के पूरा शॉक्ड हो गया होता है और बोलता है तुम्हारे जैसा फिजूलखर्ची करने वाले के मुंह से ये आने वाला ये सब बिल्कुल ही भरोसे करने के लायक नहीं है। एमसी चिल्लाते बोलता है मैं सीरियस हूँ यार। तभी एमसी का नाम लेते हुए कोई चिल्लाता है और एमसी और जारवस दोनों उस तरफ देखते हैं। ये लिली और ली होते हैं। ली बोलता है तुमने आज हिम्मत करी यहाँ आने की, मुझे पहले से ही एक सपोर्ट करने वाला मिल चुका है यहाँ, अब तुम मारे जाओगे। लिली बोलती है आज के बाद तुम फिर से भिखारी बन जाओगे। जावी आता है और दोनों को एक एक पंच मार के उड़ा देता है। एमसी बोलता है मेरे रास्ते से निकल लो। लिली और ली दोनों जमीन पे पड़े हुए होते हैं और एमसी वहां से जाने लगता है। ली रोते हुए बोलता है लानत है, आखिरकार मुझे एक दिखावा करने का मौका मिला था। लिली रोते हुए बोलती है फिर से पिटाई हो गई हमारी। एमसी मीटिंग रूम के पास आ गया होता है और बोलता है हम यहाँ आ चुके हैं, जॉली मुझे फाइल दो, मैं अकेला ही काफी हूँ। जॉली घबराते हुए बोलता है लेकिन यंग मास्टर। जॉली के कुछ बोलने से पहले एमसी पूरा सीरियस सा लुक देते हुए बोलता है मेरे पे भरोसा रखो, बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। जॉली बोलता है ठीक है यंग मास्टर। अब एमसी मीटिंग रूम का गेट ओपन करता है। मीटिंग में बैठे सारे लोग गेट की तरफ देख के एविल सा लुक दे रहे होते हैं। हान क्वीनी स्माइल करते हुए सोच रहा होता है ये लड़का सच में आ गया है। फिर हान क्वीनी को याद होता है हानवेन का मैसेज, उसमें लिखा होता है मैंने एमसी को मना लिया है लेकिन कल वो आपके साथ आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहता है। हान क्वीनी सोचता है कल मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि एमसी आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहता है, मैं नहीं जानता
था कि वो क्या प्लान बना रहा है, लेकिन मैं उसे अपने पकड़ से भागने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कंपनी के शेयर्स कलेक्ट कर लिए हैं, सीईओ भी आज मेरे साथ है, मैं तुम्हें आज बर्बाद कर दूंगा। एमसी अंदर आता है और हाथ हिला के स्माइल करते हुए सबको हेलो कर रहा होता है। मीटिंग में बैठे सभी लोग एमसी को इग्नोर कर रहे होते हैं। एमसी सोचता है, हद तेरी की, क्या ये सब उसकी तरफ है? ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तभी कोई एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मिस्टर एमसी, ये हमारा पहली मुलाकात है। ये गंजा बंदा क्वीनी कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। वो बोलता है, मेरा नाम यी फेंग जेंग है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो कृपया आप मेरे बगल में बैठें। अब सारे लोग बैठ गए होते हैं अपनी अपनी जगह पे। यी फेंग बोलता है, आज हम सब यहाँ आए हुए हैं क्योंकि एक नया शेयर होल्डर हमारे साथ जुड़ा है। फिर वो एमसी की तरफ दिखाते हुए बोलता है, हमारे नया शेयर होल्डर का कृपया करके स्वागत करें आप सभी। उधर सारे बंदे इग्नोर करते हुए सोच रहे होते हैं, बड़ा आया किस्मत वाला कुत्ता है ये। एक बंदा सोच रहा होता है, तुम आज एक मरे हुए आदमी हो। हान क्विनी बोलता है, कृपया करके वेट करें, इस एमसी के बारे में मुझे कुछ कहना है। कुछ दिन पहले वो कुछ नहीं था, बिना किसी पैसों या पावर के, लेकिन किसी तरह इसे मिस्टर टैंक का शेयर्स विरासत में मिल गया है। उसके बाद इसके बैंक में अचानक $100 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। मैंने जांच की, इस लड़के ने हमारी कंपनी के पैसों का घपला किया है। एमसी चुपचाप से ये सब सुन रहा होता है बिना कुछ बोले। हान क्विनी एक फाइल लेते हुए बोलता है, ये क्राइम है, अगर मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन एक सीनियर होने के नाते मैं इस पर मोलभाव नहीं करूंगा। फिर वो फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे अपने शेयर दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ईफेंग सोच रहा होता है, ये हान क्विनी बहुत लालची है, एमसी के शेयर की कीमत 10 बिलियन से अधिक है, नहीं मैं इतनी आसानी से उसे वो लेने नहीं दे सकता जो वो चाहता है। ईफेंग बोलता है, प्रेसिडेंट हान, ये एक गंभीर आरोप है, आप बिना किसी सबूत के ऐसे नहीं कह सकते। एमसी बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट हान ये बोल रहे हैं कि मैंने घपला किया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से ही कोई सही प्लान बनाया होगा। फिर एमसी हान क्विनी से बोलता है, असल में आप अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स बचा सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी तरह के स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हान क्विनी स्माइल करते हुए बोलता है, चालाक लड़का, समझदार है। तब तक एमसी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना ट्रांसफर करने नहीं जा रहा हूँ। फिर एमसी खड़ा होकर फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें अपना शेयर्स मुझे ट्रांसफर करना होगा। हान क्विनी भी उठ जाता है और बोलता है, तेरे सपने में मैं क्यों ट्रांसफर करूं? तब तक हान क्विनी को मैसेज आता है, उसमें उसके बेटे के नंबर से ही मैसेज आया हुआ होता है, जो कि एमसी ने करा होता है। लिखा होता है, मैं तुम्हारा पप्पा एमसी हूँ, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, एक अच्छा लड़का बनो और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो बेटे। हान क्विनी हंसते हुए बोलता है, अब मैं समझा, बहुत कमाल के हो यार तुम, ये बहुत मजेदार है। फिर वो टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं उस मूर्ख बेटे के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा? तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जा, तेरे अपराधों के सभी सबूत मैंने इस फोन में सेव कर लिया है, अगर मैं इसे पुलिस को दे दूं तो? हान क्विनी स्माइल करते हुए बोलता है, आगे बढ़ो और जो चाहे वो करो, तब मैं उन्हें बता दूंगा कि कैसे तुमने मेरे बेटे का फोन लूट के और फर्जी सबूत इसमें डाल दिया है। मेरे पीछे वकीलों का झुंड है, कौन जानता है कि जेल में बंद कौन होगा। अब उसके साथ वाले बोर्ड मेंबर्स हंसते हुए बोल रहे होते हैं। एक बोलता है, हाँ मैं प्रेसिडेंट हान की बेगुनाही प्रूव कर दूंगा। दूसरा बोलता है, और नहीं तो क्या, ये सब एमसी का किया धरा है। एमसी घबराते हुए सोचता है, धत, ये बुड्ढा बहुत टफ है, अगर इसका बेटा सिर्फ नौसिखिया है तो हान क्विनी एक डीमन बॉस है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे तो। हान क्विनी और बोर्ड के बाकी सभी लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, पूरी तरह मेरे उम्मीदों पे पड़े है। फिर एमसी का ध्यान एक बंदे पे जाता है जो कि फोन चला रहा होता है। एमसी सोचता है, ये बंदा क्या वही हो सकता है? तब तक हान क्विनी फिर से फाइल एमसी के सामने फेंकता है और बोलता है, टाइम बर्बाद करना बंद करो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एमसी बोलता है, ऐसा है कि शेयर ट्रांसफर करना बहुत बड़ी बात है, क्या हमें पहले बोर्ड के बाकी मेंबर से बातचीत करनी नहीं चाहिए? हान क्विनी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम सचमुच मूर्ख हो या ऐसा होने का दिखावा करते हो? क्या तुम इसे नहीं देख सकते? जितने भी लोग यहाँ हैं वो लोग मेरे साथ हैं। एमसी फोन निकालते हुए बोलता है, सच्ची में? तो फिर मैं आप लोगों को कुछ मस्त दिखाता हूँ। एमसी एक पिक्चर ओपन कर देता है, सभी उधर देख रहे होते हैं। जो बंदे को देख के एमसी सोच रहा होता है वो अभी भी फोन में ही लगा हुआ होता है। एक बंदा उसको बोलता है, अरे ओए, क्या उस पिक्चर में तेरी बीवी नहीं है? जिसकी बीवी का पिक्चर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का पिक्चर खींचने की? एमसी बोलता है, ये मैं नहीं था, ये तो मुझे हानवेन के फोन में मिला। हान क्विनी घबराते हुए बोलता है, क्या? फिर गुस्से में बोलता है, तुमको लगता है कि तुम हमारे बीच लड़ाई लगा सकते हो? सपना देखो। एमसी बोलता है, रुक तो जाओ, अभी तो सबसे मजेदार सीन आगे है। एमसी अगला पिक्चर ओपन कर देता है। उस पिक्चर में हानवेन सेल्फी ले रहा होता है उस बंदे की बीवी के साथ, और वो भी बिना कपड़ों के। ये देख के तो उस बंदे का चीख निकल जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मेरी बीवी। अब सारे बंदे उसका हंसते हुए मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बोलता है, अब तू एक उल्टा का पति है। एक बोलता है, तुम्हें बताया था कि तुम्हारी
बीबी एक चुलबुली लड़की है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। एमसी फोन में टैप करते बोलता है हंसना बंद करो, तुम सभी के लिए है। एमसी ने एक नया पिक्चर लगा दिया होता है, ये देख के एक बंदा बोलता है क्या ये तो मेरी बीबी है, ये वहाँ क्या कर रही है। पिक्चर चेंज होता है, दूसरी लड़की आती है, उसका बंदा भी चौंकते हुए बोलता है ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, लालत है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। एमसी ने पिक्चर फिर से चेंज कर दिया होता है, अब इसका बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ये सब क्या है, मेरी फियांसे, क्या उसका और हानवेन के बीच कुछ चल रहा है। एमसी दनादन पिक्चर बदले जा रहा होता है, एक बोल रहा होता है ये भगवान मुझे मेरी बीबी और मेरे भाई की बीबी देखी इसमें। दूसरा बोलता है और मेरी आंटी है उसमें। तीसरा चिल्लाते होता है बहुत हुआ, ये साला मेरे छोटे भाई के साथ भी है। चौथा चिल्लाते होता है तेरा वाला बहुत हुआ, तो इसने तो मेरे पालतू कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। फिर पहला वाला बोलता है रुको रुको, मैं बस चेक करना चाहता हूँ क्या किसी की बीबी या परिवार के कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं है क्या। दूसरा बोलता है नहीं। तीसरा बोलता है सबके कोई ना कोई वहां है। तो चौथा बोलता है जिसका मतलब है कि अब हम सब उल्टा के पति है। अब सारे गुस्से में आ गए होते हैं और हान क्वीनी को मारने जा रहे होते हैं। पहला बोलता है हान क्वीनी ये बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरा बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारे सारे काले चिट्ठे जानता हूँ। तीसरा बोलता है भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए एमसी की मदद करूंगा। चौथा बोलता है जेल जाओ और जिंदगी भर सड़ो वहां। हान क्वीनी घबराते हुए बोलता है रुको, ये सब मेरे बेटे ने करा है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर सारे मिलकर हान क्वीनी को मारते हुए बोल रहे होते हैं वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम एक अनपढ़ बाप हो, आज मैं भगवान की ओर से तुझे सजा दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। एमसी शांति का सांस लेते हुए बोलता है यहाँ का माहौल अचानक बदल गया है। फिर एमसी फोन देखते हुए बोलता है हानवेन इस बार मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। एमसी फाइल लेते हुए बोलता है तो प्रेसिडेंट हान अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड आपके खिलाफ हो गया है। हान क्वीनी रोते हुए बोलता है हाँ मैं हूँ। फिर वो फाइल लेके साइन कर देता है और एमसी को देते हुए बोलता है मैंने इस पे साइन कर दिया है लेकिन प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना। एमसी हंसते हुए बोलता है आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं ना अपनी बात पे रहूंगा, जब मैं वापस जाऊंगा तो हानवेन को जाने दूंगा। एमसी जारवस से बोलता है जारवस क्या तुम मेरे लिए हान क्वीनी का शेयर लेने वाला टास्क दोबारा ला सकते हो। जारवस बोलता है हाँ लेकिन 10 पॉइंट्स लगेगा। एमसी खुश होते हुए बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस टास्क को दोबारा लाना चाहता हूँ। जारवस बोलता है ठीक है। एमसी को नोटिफिकेशन आता है मिशन कंप्लीट हुआ, मुबारक हो आपका लेवल अप हो गया है। अब एमसी का लेवल 3 स्ट्रेंथ 16 स्पीड 16 डिफेंस 15 हो गया होता है और कन्वर्टेबल आइटम्स भी अनलॉक हुए होते हैं। उसमें होता है ब्यूटी एलिक्सर का रेसिपी जो कि 1000 पॉइंट का होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का रेसिपी जो कि 1000 पॉइंट का होता है, ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने का होता है 200 पॉइंट्स, सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लूप्रिंट जो कि 800 पॉइंट्स का होता है। तभी हान क्वीनी बोर्ड मेंबर से बोलता है मेरे पास सब कुछ नहीं है, तुम सब अब कृपया करके मुझे बख्श दो, मैं अपने बेटे से उसके किए की कीमत लूंगा। वो बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बोलता है अब निर्दयी होने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट हान ऐसे हैं तो जाने देते हैं। दूसरा बोलता है हाँ आखिरकार ये सब उसके बेटे ने गलती करी है। तीसरा बोलता है हाँ कोई बात नहीं, वो पहले से ही काफी दुखी है। हान क्वीनी हंसते हुए मन में सोच रहा होता है देखो तो इन दयालु मूर्खों के एक झुंड को, अपना जान पहचान और अपने इन्फ्लुएंस के दम पे मैं पक्का जल्दी वापस आऊंगा, तब तक मेरे पास अपने अपराधों के सारे सबूत साफ करने के लिए काफी टाइम होगा, तो फिर मैं तुम्हें एक एक करके जिंदा खा जाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन पे पछतावा करने का मौका भी नहीं दूंगा। तभी हानवेन रोते हुए पप्पा पप्पा करते हुए अंदर आता है। हान क्वीनी अपने सोच से निकलता है और मुड़ के देखता है और बोलता है हानवेन तुम यहाँ, मुझे लगा कि एमसी ने तुम्हें पकड़ रखा है, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया। हानवेन बोलता है नहीं, उसका मिनी ने मुझे पुलिस से पकड़ा दिया। हान क्वीनी चौंकते हुए बोलता है क्या। तभी कोई आता है और हान क्वीनी का नाम लेता है। हान क्वीनी देखता है ये कैप्टन जाओ होता है और वो बोलता है मैं पुलिस से हूँ, आप पे बहुत सारे कॉमर्शियल क्राइम्स में शामिल होने का संदेह है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जॉली उधर सोच रहा होता है यंग मास्टर जो आपने ऑर्डर करा था मैंने बिल्कुल भी वैसे ही काम किया है। हान क्वीनी चिल्लाते हुए बोलता है एमसी तुम अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो, तुमने पुलिस बुला ली। एमसी बोलता है मैंने अभी अभी हानवेन के फोन में सबूत डाला है, तुमको इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारा अपराध कबूल कर लिया तो मुझे डर है कि तुमको जेल तो जाना पड़ेगा। हानवेन घबराते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो पप्पा, मैंने तो सब कबूल कर लिया। हान क्वीनी पूरा गुस्से में तमतमा गया होता है और खींच के एक थप्पड़ हानवेन को चिपका देता है और बोलता है कुत्ते तू शादी करने गया था जो कबूल है कर क्या गया, मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। हानवेन नीचे गिरा हुआ होता है, हान क्वीनी उसको लातों से मारे जा रहा होता है। एक बंदा हान क्वीनी को पकड़ा हुआ होता है। हान क्वीनी मारते हुए बोलता है क्या पिछले जन्म में मुझ पर तेरा कुछ बकाया रह गया था क्या, तू इतना क्यों अपने ही पप्पा का मारने पे लगा हुआ है। जो बंदा हान क्वीनी को पकड़ा होता है बोलता है मिस्टर हान प्लीज शांत हो जाइए, वो एक बहुत जरूरी गवाह है। हान क्वीनी बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं अपने बेटे को जब चाहूं पीट सकता हूँ। हानवेन रेंगते हुए दूर जा रहा होता है और सोच रहा होता है पप्पा पगला गया, अच्छा होगा जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है। ये सारे बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, सारे गुस्से में होते हैं। एक बंदा बोलता है यंग मास्टर हान क्या तुम्हें मेरे घर पे मजा आया। फिर सारे मिलके हानवेन का जबरदस्त बजाने लगते हैं गलियाते हुए। हानवेन रो ही जा रहा होता है और उसका हेल्प
हेल्प का आवाज बिल्डिंग के बाहर तक आ रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, सॉन्गयूंग ग्रैंड होटल खाया जाता है। एमसी, जॉली और जावी चीयर्स कर रहे होते हैं। एमसी के हाथ में वाइन होता है, जॉली के हाथ में जूस होता है और जावी के हाथ में दूध होता है। मेरे को अपना याद आ गया, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मेरे हाथ में कॉफी होता है। तो एमसी बोलता है, थैंक्स यारो, आज के लिए हमने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है हांस के ऊपर। जावी बोलता है, आपने तो सबके साथ उधर खिलवाड़ ही कर दिया था, आप सबसे स्मार्ट हो बॉस। एमसी बोलता है, मुझे ईतोंग नहीं दिख रही, वो कहाँ चली गई है? जावी बोलता है, उसने कहा था कि आपको सरप्राइज देने के लिए अपने कपड़े बदलने जा रही है। एमसी का दिमाग पूरा 360 मार देता है और सोचने लगता है, कपड़े बदलने गई है और सरप्राइज के लिए। मैं बता रहा हूँ, एमसी का फिर से गंदा वाला कटने वाला है, क्योंकि हमेशा इसके साथ यही होता है। तो यार इसी के साथ इस पार्ट को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पार्टी करो और कॉफी पियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।